सभी को प्रणाम, नमस्कार। सरकारी विनयन एवं वाणिज्य कॉलेज रापर कच्छ से आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में देश भर में से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी साधकों का हार्दिक अभिवादन करते हैं और सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रकट करते हैं, पेश करते हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में विश्व योग दिन की आज बड़ी ही जोश से, बड़े ही आनंद से उसका त्योहार की तरह इस दिन को मनाया गया। बेहद खुशी की बात है कि भारतवर्ष की इस परंपरा को, इस विद्या को विश्व भर ने इस तरह से सराहा है और स्वीकार किया है। तो इस आनंद को तो हम अपने और अपने साथियों के साथ बांटते हैं, अपितु हम सभी का सौभाग्य कि हमारे साथ जब विश्व योग दिन की बातें शायद हमने सोची भी न थी, तभी से हमारे साथ एक ऐसे योग जुड़े हुए हैं जो कि योग के प्रसार हेतु, योग के प्रचार हेतु, प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार हेतु पिछले 25 सालों से ज्यादा समय से वे अब कर रहे हैं और जिन्होंने पूरा जीवन मानव योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार हेतु दे दिया है। ऐसे हम सबके गुरुजन डॉक्टर गीता जैन जी, जिन्हें हम गीता दीदी के नाम से बड़े प्यार से बुलाते हैं, वैसे गीता दीदी हमारे साथ आज जुड़े हैं और उनकी योग की बात करने वाले हैं हमारे साथ। एक चलती फिरती योग विद्यापीठ हमें मिली है उनकी बदौलत। तो हम आज उनके साथ कुछ बातें करने वाले हैं, कुछ जो है से साझा करने वाले हैं और अभी हमारे सभी सर के साथ उनको बांटने वाले हैं। तो ऐसे दीदी का एक परिचय, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, लेकिन उनका परिचय जो छोटी सी जिह्वा से मैं देने की कोशिश करूंगा। मैं तभी 10वीं कक्षा में पढ़ता था जब मुझे पहले दीदी का परिचय हुआ। हमारे छोटे से गांव मोती खाकर में शिविर लगी थी। वैसे तो वह शिविर बाल संस्कार शिविर थी बच्चों के लिए, लेकिन उसमें गांव के लोगों के लिए भी योग साधना का अलग से प्रबंध किया गया था, उनके लिए अलग से शिविर जोड़ दी गई थी। उसमें मैं एक छात्र के तौर पर जुड़ा और मानो मेरी गाड़ी एक अलग ही पटरी पर चढ़ गई। एक छोटे से कस्बे से एक छोटा सा परिवार, सामान्य कुम्हार परिवार, और न कभी ट्रेन देखी थी, न कभी इलेक्ट्रिसिटी भी शायद उन दिनों हमारे घर में नहीं थी। ऐसा एक परिवार और उसका एक बच्चा, उसको बड़े प्यार से दीदी ने स्वीकारा, बड़े प्यार से उसको अपने पास लिया और इस प्रकार से वो काम तो हमारे कुम्हार का है, वो मिट्टी के मटके बनाते हैं। दोनों तरफ से, एक तरफ से उसको घाट देने के लिए बाहर से थपकी भी लगाते हैं और अंदर से हाथ भी रखते हैं। इस प्रकार से वे मुझे मिले। मेरे जीवन में 3 गुरुजन आए, डॉक्टर गीता जैन, भुवन चंद्र जी महाराज उपाध्याय और डॉक्टर दर्शना ढोलकिया जी। लेकिन मुझे बड़े ही गर्व और आनंद के साथ कहना है कि उनमें से सबसे पहले मुझे जो मिले वो हैं गीता दीदी। उनकी बदौलत ही मुझे महाराष्ट्र मिले और उन्होंने ही मुझे भूज में रहने का मेरा प्रबंध किया, तभी मैं डॉक्टर दर्शना ढोलकिया जी जैसे शिक्षक के पास पढ़ पाया। तो मेरे जीवन की नींव जिन्होंने रखी है, मेरे विकास की नींव जिन्होंने रखी है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसमें से अगर मैं गीता दीदी को निकाल दूं तो मानो मेरा जीवन पूरा बिखर जाए। इस प्रकार की कल्पना करके भी मैं थोड़ा हिल जाता हूँ। तो ऐसे मेरे गुरुजन हैं, वो आज अपने साथ जुड़े हैं। वो सिर्फ मेरे, लेकिन हम सभी के हैं और हम सभी के साथ इस प्रकार से जुड़े हो माने अब हमारे अपने ही हों
हमारे लिए ही वो बने हों, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसे गीता दीदी जिन्होंने योग के प्रसार हेतु उनकी यात्रा शुरू की, भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे, स्वयं स्वस्थ बनो अभियान पूरा चलता रहा और न केवल योग की प्रशिक्षा वो देते रहे, अपितु कितने घरों में छोटे-छोटे दिए उन्होंने जलाए हैं और ऐसे दिए आज जगमगा रहे हैं जहाँ-जहाँ भी वो हैं। तो उनका जीवन पूरा जोत से जोत जलाने का रहा है। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, ना उन्होंने कभी अपनी बात कहाँ रखी है सामने किसी के पास। आज भी बड़े ही संकोच के साथ वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारा प्रेमाग्रह है कि आप अपनी बातें हमारे साथ करें। तो मैं ज़्यादा बोलता रहूँगा तो मेरा उनके ऊपर पूरा व्याख्यान हो जाएगा। और फिर भी बात कम रहेगी। लेकिन अब हम अपनी बात का दौर शुरू करते हैं। सभी अभिभावकों के साथ मैं गीता दीदी को प्रणाम सह इस कार्यक्रम में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपका स्वागत करता हूँ दीदी। और बेहद खुशी है कि एक गुरुजन का इंटरव्यू उनका उनके साथ वार्तालाप इस प्रकार से मुझे करने का मौका मिल रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य। तो सबसे पहले आपके साथ आपकी इस आनंद यात्रा को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न हमारे पास हैं और उनसे हम बात करते हैं कि एक विनती भी हम आपको करते हैं। तो हम सब जानना चाहेंगे, आज जिन्होंने योग विद्या वो भी सब जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम इस ये आपकी जो जीवन यात्रा है, उसमें आपको कब ऐसा लगा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है या योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में काम करना है? तो किस प्रकार से आपकी यात्रा शुरू हुई? उसकी बात अगर आप करें, तो अपने प्रारंभ से आपका परिचय मिलेगा, आपकी यात्रा का परिचय मिलेगा। तो प्रणाम सह आपको विनती है कि अभी आप प्रकाश। धन्यवाद रमजान भाई। यहाँ आज जितने भी विराजमान हैं इस वर्चुअल मीटिंग में हम मिले हैं, उन सबको मैं मेरी ओर से 7वें योग दिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभेच्छाएं प्रेषित कर रही हूँ। रमजान भाई ने जो बात शुरू की है कि करीब करीब वो 10वें स्टैंडर्ड में थे तब मुझे मिले थे और उन्होंने सारी अपनी बात कही। मैं उसके साथ मेरी बात भी कुछ जोड़ देना चाहती हूँ कि सामान्य तौर पे ऐसा होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तब बड़ों की आज्ञा को मानते हैं और सहज स्वीकार्य हो जाती है। बड़े भी समझते हैं कि छोटों को कहेंगे वो और वो कर लेंगे, और ये आप सबका भी प्रत्येक के घर का अनुभव है। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं, और उसमें भी एक रमजान जैसा बच्चा जो इतना विद्वान हो गया है, आप सब जानते हो, इंटरनेशनल फेम, अब पूरे राष्ट्र में नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनकी नामना हो गई है, ऐसा विद्वान बेटा 11 बजे 12 बजे मुझे फोन करता है और कहता है कि आज शाम को 8 बजे आप मिलिए, अपन सब सह साधकों से बात करें। मैंने तो टालने की कोशिश की, हो सकता है कि आज उन्हें अचानक कोई दूसरा मिला नहीं होगा, तो मैं तो घर की हूँ, चलो बुला ही लेता हूँ, ये भी हो सकता है। या सही में अंदर से तो उनके भाव मेरे प्रति निरंतर बहते हैं। हम बार बार मिलते हैं फोन पे, लगातार हमारे बीच में संपर्क रहता है। तो आज मैंने रमजान बेटे की बात को मुझे स्वीकारना पड़ा और मुझे आपके समक्ष मेरी बात कहने के लिए उपस्थित होना पड़ा है। जितने लोग के दूर दूर के लोगों को आज आपने इस तरह से मिला लिया है, और रापर कॉलेज जिनकी ओर से ये प्रोग्राम है, उनको भी मैं पूरे कॉलेज के जितने भी आपकी लॉबी है, जितने भी व्यवस्थापक हैं, जो मैनेजमेंट है, उन सब का स्वयं स्वस्थ बनो अभियान की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने कहा कि मुझे ये योग और इसके प्रति रुझान कैसे हुआ। देखो, अभी एक मैंने पिक्चर देखी थी, उसका एक गीत था, छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी।
और यहाँ उल्टा है, थोड़ा सा शब्द फेर करती हूँ कि छोटा सा समय और लंबी कहानी कितनी सुना पाऊंगी, पर चलो कोशिश करती हूँ। ज्यादातर सहसाधक जो हैं वो शिविर के माध्यम से 10-10 दिन मिलते हैं और सुनिए उनकी बात। तो एक तो कैसे रुझान हुआ, बचपन से ही मैं थोड़ी स्वास्थ्य के प्रति सजग थी। हमारे उस समय में ना तो टीवी था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, तो न्यूज़पेपर, रेडियो और मैगजीन। उस समय भी मैं पेपरों में आते हुए हेल्थ के रिलेटेड थिंग्स को कटिंग करके फाइल बना के रखती थी, अच्छा सा बुक्स बना के रखती थी। और फिर मैं भी कुछ कुछ लिखकर न्यूज़पेपर में भेजना शुरू कर दिया। आरोग्य के विषय की मेरी ये जानकारी लगातार मैं इकट्ठी करती थी, बांटती रहती थी, इकट्ठी करती थी, बांटती रहती थी। थोड़ी और बड़ी हुई, करती जाए कॉलेज में। और फिर धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि हम ज्यादातर कई अनेक चीजों का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। जैसे कि घर में बच्चा पैदा होता है तो बैंक का अकाउंट खुलता है, LIC प्रीमियम भर देते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, दुकानें बना लेते हैं। हर चीज में हम कुछ ना कुछ भविष्य का सोचते हैं। ऐसा मेरे ध्यान में आने लगा। अभी छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे ये लगा कि ये सब जो प्राप्ति हो रही है वो होती है शरीर के माध्यम से। अगर शरीर ही ठीक नहीं है, उसके लिए हमने कुछ जमा पूंजी नहीं की, आरोग्य की केयर हमने नहीं की, स्वास्थ्य को संभाला नहीं, तो फिर ये शरीर हमने जो कुछ इकट्ठा किया है उसका उपयोग भी कैसे करेगा। और बीमार शरीर हम सब समझते हैं कुछ नहीं कर सकता है। हमें लगता है अभी तो जवान है, बहुत कुछ कर लेते हैं, बुढ़ापे में आराम कर लेंगे, नहीं होता है। हम सोचते हैं बुढ़ापे में मंदिर जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और पहली बात तो ये कि हमारा शरीर ही अपना मंदिर है, ये हमारा शरीर ही मंदिर है, तो इसी को संभालना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मेरी समझ में आने लगी। तो मैं धीरे धीरे शरीर के प्रति सजग हुई। जैसे जैसे शरीर के प्रति सजग हुई तो लगा कि शरीर अकेला कुछ नहीं कर सकता, मन की महत्तम भूमिका है। मन अगर सही है तो बीमार शरीर को भी आप ठीक कर सकते हो, ये बात समझ में आने लगी। और इस तरह मैं धीरे धीरे स्वास्थ्य के प्रति मेरी जागरूकता, स्वास्थ्य के साथ साथ एक्सरसाइज से लेकर योग, योग से लेकर आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इसकी ओर मुझे खींचता गया और मैं इस विषय में आगे बढ़ती गई। रमजान भाई, इस तरह से बचपन से लेकर मैं अब तक चलती रही और आज यहाँ हूँ। जी दीदी, आपसे ये भी जानने की हमें इच्छा रहेगी कि आपने इस विषय का अभ्यास कहाँ से किया और किनके पास से योग विद्या सीखी, या फिर अन्य कई यूनिवर्सिटी वगैरह से भी आपने कोई अभ्यास किया क्या? हाँ जी, मैंने धीरे धीरे जैसे पहले अपने लिए करती थी, फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। और मेरी अभ्यास की भूख जो थी वो मुझे, मुंबई में योग विद्या निकेतन है, पद्मश्री सदाशिव निम्बालकर जी उसके गुरु हैं, अधिष्ठापक हैं। और वो सदाशिव नाम ही नहीं है, वो हमेशा सभी के लिए मंगल है, बहुत शिव है। तो मैं उनके पास जा पहुंची और फिर वहां से मैं सीखी, उनके मार्गदर्शन के नीचे मैं तैयार हुई, डिप्लोमा भी किया और मेरा अभ्यास यूं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और उनकी सरलता, उनकी नम्रता, उनके पास जो गुण थे, उनकी सहजता, वो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि योग आपको धीरे धीरे अहंकार से दूर करता है, नम्रता की ओर ले जाता है, आग्रह खत्म हो जाते हैं और आप हर जगह से धीरे धीरे अपने आप को संयत बनाते हो। ये बात मैं उनके पास से सीखी और उसको अप्लाई करती गई। इसके बाद मैं प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास किया दिल्ली में, दिल्ली का अभ्यास किया महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से।
और उसके बाद महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा समिति की ओर से, और उसके बाद मुझे लगा और थोड़ा स्टडी करना चाहिए, तो मैं लाडनू, जहाँ जैन विश्व भारती जैन यूनिवर्सिटी है, वहां से SOL साइंस ऑफ लिविंग में योग और मेडिटेशन पर MA किया, दूसरी बार MA किया, पहले मैंने लिटरेचर में किया हुआ था। इस तरह से मेरी यात्रा आगे बढ़ी। तो उस समय गांधी जी का पुस्तक हमें पढ़ना पड़ता था, क्योंकि गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा के अपने देश के प्रथम माने जाते हैं। उन्होंने बहुत प्रयोग किए हैं प्राकृतिक चिकित्सा के। तो उनका एक ड्रीम था कि अंतिम छोर के इंसान तक बिना दवाई के इलाज पहुंचने चाहिए। और मेरे गुरुदेव पद्मश्री निम्बालकर जी का एक ड्रीम था घर घर योग। तो ये दोनों को धीरे धीरे मैं मिलाती गई। अंदर कोई ब्लूप्रिंट नहीं थी, वो धीरे धीरे विचार, एक पर विचार, एक पर विचार, ऐसे चलते गए और एक धीरे धीरे कुछ शेप आता गया, और बस मैंने शुरुआत कर दी। जी। अभी के समय में योग तो एक हॉट केक जैसा है। माने आप मुंबई से थे और मुंबई में उस समय में भी योग का महत्व तो रहता ही होगा। हाई सोसाइटी से भी आप थे तो उसमें भी योग को और शरीर को लेकर लोग तभी जागृत भी होंगे। तो आप चाहते तो आप मुंबई में योग के क्लास करवा सकते थे, मुंबई के लोगों को योग के साथ जोड़ने के लिए अपनी कोई इंस्टीट्यूट वगैरह कर सकते थे, कोई क्लासेस शुरू कर सकते थे। वैसा करने से आपने ये करना क्यों ठीक समझा? रंजन भाई, आप बड़े डंके के चोट पर कुछ ना कुछ पूछते हो। और मेरी छोटी सी कहानी को आगे बढ़ाते जा रहे हो। बात यह है कि बम्बई में एक तो मेरा मन नहीं करता था। मुझे, भले ही मैं बॉम्बे में पैदा हुई, बड़ी हुई, वहीं पढ़ी लिखी, पर मुझे पता नहीं बॉम्बे बहुत सूट नहीं करता था। मुझे बॉम्बे पसंद नहीं था, इतना तामझाम। मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करना पसंद करती हूँ। मुझे हाई तामझाम पसंद नहीं आते थे, इसीलिए भी थोड़ा बॉम्बे कम पसंद था, एक तो इसीलिए भी। और दूसरा, मुझे भारत भ्रमण करना था, घुमक्कड़ी करनी थी, क्योंकि ये मेरा जो शौक है वो मेरे पिताश्री से मुझे मिला है। मेरे पिताश्री बहुत घूमते थे बिजनेस के पर्पज से और जैन तीर्थ यात्राओं के नाम से। तो उनकी घुमक्कड़ी इतनी चलती थी, साथ में हम लोग भी घूमते रहते थे। तो धीरे धीरे वो शौक भी मेरे दिमाग में था, मुझे घूमना भी था, मुझे काम भी करना था। तो फिर मैंने सोचा ये दोनों का समन्वय हो जाएगा, तो मैं भारत भी घूम सकती हूँ, साथ में जहां जहां जाऊंगी तो मेरे पास जो विद्या अर्जित की है, बहुत संघर्ष से, मेहनत से कुछ पढ़ाई की है मैंने, तो उस पढ़ाई का बांझपन नहीं रहना चाहिए। हम जो पढ़े हैं उसका फलीकरण होना चाहिए। तो बस मैंने बांटने के लिए ये मार्ग चुना। जी। आपकी जो ये पूरी यात्रा चल रही है, उसका नाम स्वयं स्वस्थ बनो अभियान ऐसा है। तो यह हम जानना चाहेंगे सभी सहसाधक कि स्वयं स्वस्थ बनो नामाभिधान कैसे हुआ? ऐसे ही या उसके पीछे कोई घटना है? एक ऐसे कहेंगे, इसको एक प्राकृतिक घटना ही कहेंगे। मैं हमेशा ही मानती हूँ कि मुझे प्रकृति उठा के चलती है, कहीं ना कहीं रख देती है कि चल बेटा यहाँ काम शुरू कर। बस प्रकृति ही मुझे चलाती है, ऐसा मैं बार बार निरंतर अनुभव करती हूँ। तो कुदरत ने, एक बार ये हुआ कि कच्छ में भद्रेश्वर करके तीर्थ है, तो वहां मेरे प्राकृतिक चिकित्सक के गुरु थे जयंती काका। तो उनको एक पुस्तक लिखना था, पर उनको मेरी सहायता चाहिए कि हम दोनों मिलके लिखेंगे। तो हम वहाँ एकांत में रहकर 20 दिन रहेंगे तो पुस्तक का आकार बन जाएगा, सोच के हम कच्छ भद्रेश्वर तीर्थ में रुके थे। तभी वहां मेरे गुरुदेव पूज्य महोपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज साहब भी विराजमान थे। तो उन्होंने कहा, दिन भर तो आप पुस्तक का काम करती हो, तो सुबह सुबह थोड़ा साध्वी जी महाराज साहब को योग सिखा दो, क्योंकि योग सीखेंगे तो साधना में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि योग का अर्थ तो साधना है।
तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, सुबह कर लेते हैं। उसी समय मेरे मन में विचार आया कि केवल साध्वी जी क्यों सीखे, तीर्थ में बहुत सारे तीर्थयात्री आए हुए हैं, अगर किसी को भी इच्छा हो तो सुबह आ जाए तो क्या दिक्कत है। साहब जी ने तुरंत बोल दिया, कोई बात नहीं है, बता दो सभी तीर्थयात्रियों भी आ सकते हैं। अब तीर्थयात्रियों को इतना बड़ा तीर्थ, तो कुछ तो ब्लैक बोर्ड पे लिखना था, अब क्या लिखेंगे। मैंने उसी समय अचानक ही लिख दिया, अंदर से जो आवाज आती है ना, कभी कभार अपन को पता नहीं होता है, स्वयं स्वस्थ बनो। और सुबह का टाइम, ये हॉल, इसमें जिसको भी आना हो योग के लिए आए। बस वो नाम वहीं से शुरू हो गया। अब जैसे जैसे जो नाम शुरू हुआ तो उसके प्रति मेरे विचार चलने लगे कि ये स्वयं यानी मैं, जो बोलता है वो स्वयं, स्वस्थ यानी स्व में स्थित हो जाए, तो वो स्व में स्थित होने के लिए उसको कुछ बनना पड़ता है, तंदुरुस्त बनना पड़ता है। तो ये नाम हमेशा के लिए ठीक है, जहां भी जाएंगे इसी नाम से कहेंगे, जो भी आएंगे वो बोलेंगे ये मेरा अभियान है, क्योंकि मैं स्वयं हूं। तो बस ये अभियान ओपन टू ऑल हो गया, सब लोग आते हैं, जुड़ते हैं, शिविर होती है, सब अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस तरह से इसका नामकरण हो गया। जी, बहुत अच्छे। तो हाँ ये स्वयं स्वस्थ बनो अभियान खुद भी स्वस्थ बने और दूसरों को भी स्वस्थ बनाने की आपकी जो यह प्रक्रिया संस्था है या फिर किस प्रकार से कार्य हो रहा है आपका स्वयं स्वस्थ बनो अभियान? आप आपकी सोच इसके संदर्भ में हमें थोड़ी क्लियर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इस नाम की कोई संस्था नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, ये एक मूवमेंट है, गति है, हिलचाल, मूवमेंट। जो भी इसमें जुड़ते हैं वो जहां रहते हैं वहां फिर से खुद भी स्वस्थ होते हैं, दूसरों को भी स्वस्थ होने का राह चीनते रहते हैं। बस इस तरह से ये अभियान चल रहा है। इसका ना कोई संस्था है, ना इसके कोई ऑफिस बेरर्स हैं, ना इसके नाम का कोई बैंक अकाउंट है, कुछ भी नहीं है। जो भी है मूवमेंट है, जितने साधक जुड़ते हैं वो इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसको कोई संस्थागत रूप दिया जाए, इसको मूवमेंट ही रखा जाए, ऐसी मेरी इच्छा थी और ये सही रूप से सभी के सहयोग से हो रहा है। तो एक प्रश्न इसमें से ये भी लगेगा कि हाँ ऐसे कोई संस्था नहीं है, कोई ऐसा बैनर नहीं है, कोई हाँ इंस्टीट्यूट नहीं है, के पास ऐसी हाँ कोई टीम नहीं है, तो हाँ। फिर ये जो यात्रा है, वो इतने सालों तक कैसे चलती रही? कैसे शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ती रही? रमजान भाई, आप वो शायरी बोल दीजिए, चले थे जानिबे मंजिले अकेले, मगर साथ मिलते गए। आपको ही मुझसे ज्यादा याद होगा, साथ मिलता गया, कारवां। कारवां कारवां बनता गया। बस ये कारवा है, कारवा तो चलता ही रहता है, उसको किसी डेरे की बंधन की क्या जरूरत है। देखिए योग है ना, वो मुक्ति का धाम है, मुक्ति के लिए हम करते हैं, तो उसमें कोई बंधनों की जरूरत क्या है, क्यों करें। बिना बंधन चल ही रहा है। आप ही खुद ने पहले ही इंट्रोडक्शन में बोल दिया कि 25 साल से ऊपर हो गया, 95 शायद 95 से शुरू हो गया, तो इतने साल से चल ही रहा है। आप तो अनुभव हो, आप तो कब से मेरे साथ जुड़े हो वैसे के वैसे, और जितने साधक अभी सुन रहे हैं सभी को पता है चल रहा है और चलता रहेगा, जब तक अपने का इच्छा होती चलता रहेगा। जी, लेकिन हमारे साथ ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हैं जो हाँ। कि सीधी तौर से विद्यार्थी भी हमारे हैं अच्छा और अन्य अच्छा। भी हमारे जो साथी हैं, हाँ जो हाँ सीधे तौर से हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। तो हाँ उनको अगर आप ये बताने की कृपा करें कि हाँ। कैसे शुरू की और कहाँ-कहाँ ये शिविरें लगी, भारत के कैसे-कैसे राज्यों में और उसके अगर आप कुछ जी अनुभव साझा करें? जी जी। साधक के सिवा जो मित्रगण जुड़े हैं, कोई मेरी मित्र भी जुड़ा होगा, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ देख नहीं पा रही हूँ ठीक से कौन कौन जुड़े हैं। तो उन सबका भी स्वागत करते हुए, सही बात है आपकी कि मुझे उनको जानकारी देनी चाहिए कि शिविरें कैसे होती हैं। शिविरें कोई कॉलेज में बुलाते हैं, कोई स्कूल में बुलाते हैं, कोई धर्म स्थानक में बुलाते हैं, जो कोई रोटरी लैंड्स बुला लेता है। यानी कि शिविर के आयोजन के लिए
कोई संस्था हमें निमंत्रण दे देती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम अचानक ही गुजर रहे हैं, कोई बोलता था यहाँ रुक जाओ ना, 10 दिन शिविर कर लो, तो कर लेते थे। पर अब धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज होने लगा, तो लोग बुलाते हैं, व्यवस्था वो करते हैं, सारी हॉल बुक करना है, लोगों को जमा करना है, ये सारा कुछ, वहां मंडप वगैरह बनवाना पड़े, माइक की व्यवस्था, हमारे लिए रहने की, आवास निवास भोजन की व्यवस्था, सारी कुछ ऑर्गेनाइजर्स करते हैं। हमारा काम होता है 10 दिन का शिविर पूरा करना और वहां से सबको बाय बाय करते निकल जाना। बस यही हमारा एक काम होता है। बस प्लीज अपना वीडियो ऑफ रखिएगा। इस तरह से हम शिविर का आयोजन करते हैं। यस, तो आपकी शिविर जो है उसका प्रकार, उसका स्वरूप आपने बताने की थोड़ी सी कोशिश की। तो भारत में आपको घूमना था, हाँ तो ट्रेन वगैरह में जाएंगे, बस गाड़ी में जाएंगे, या हाँ फिर आपने, हमें जितना पता है, यात्रा जो शुरू की वो साइड कार स्कूटर से की है। साइड कार स्कूटर का नाम आते ही हमें शोले फिल्म याद आ जाती है और उसका गीत याद ऐ आ जाता है, दोस्ती, ऐ दोस्ती। हमने कुछ नया थी। तो हाँ आपकी हाँ स्कूटर यात्रा जिस प्रकार से चली वो भी बड़ी रोमांचक रही है। कुछ बातें अगर उसकी आप हमारे साथ कर सकें। जी। हाँ, मैं इसलिए भी कहना चाहूंगी ये बात को कि जो आपके कोई स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हैं, जो यंग हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, हिम्मत देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, एक बार जब आप कुछ ठान लेते हो और आप करना शुरू करते हो, फिर आपको पीछे नहीं देखना पड़ता है। प्रकृति उसको आगे ले जाती है, कुदरत चाहती है, वही इच्छा हमें होती है। महर्षि अरविंदो का वो सेंटेंस मुझे इतना याद है कि आपकी हर इच्छा के नीचे कुदरत की साइन है। हम साइन पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, करवाती तो कुदरत है। उसमें बात हुई कि मुझे ये लगा कि ये प्रकृति चाहती है तो करते हैं। और फिर पहले तो ट्रेन बस वगैरह से भी जाते थे, जो घूमते, थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू किया था, बहुत शौक था घूमने का, इसलिए। फिर रमजान, तुम्हें तो याद होगा, मुझे हर छोटी मोटी कोई भी बात हो जाती है तो मुझे उसका आनंद बहुत आता है। एक छोटी सी बात भी हो जाती है तो मैं उसको तुरंत मना लेती हूँ। मनाती जी। कैसे हूँ? या तो टॉफी भी खा लूं, या कहीं एक राउंड मार के आऊं, एक घूम लूं, एक आइसक्रीम खा लूं, हर किसी को फोन कर लूं, किसी से मैं हर छोटी मोटी खुशी को खुद को अवार्ड देना, उसका इनाम लेना, उसको एंजॉय करना पहले से ही पसंद करती हूँ। कुछ खरीद लूं, पर ये छोटे छोटे आनंद मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। तो जैसे मैंने मेरे उम्र के पड़ाव को, वानप्रस्थाश्रम में आ रही थी, 50 इयर्स कंप्लीट कर रही थी, तो 50 इयर्स में हर कोई अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है। प्रवास पे जाएगा, कुछ नया घर लेगा, कोई गहने लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने क्या लिया रमजान? स्कूटर लिया, बजाज चेता। और उसके साथ स्कूटर के साथ साइड कार जुड़ी थी, जो शोले वाली है, दोस्ती वाली। तो जहां से गुजरते थे तो बच्चे इकट्ठे हो जाते थे तो आवाज भी लगाते थे, है दोस्ती। फेमस हो गए, उस स्कूटर हमारी पहचान बन गई। और स्कूटर पे मैत्री यात्रा लिखा हुआ था, क्योंकि हम अनजान लोगों में, अनजान जगहों पे जाते थे। तो हम क्यों जाते थे? वहां के लोगों के साथ मैत्री हो, प्यारपन पे, एक दूसरे से दोस्ती हो, एक दूसरे से करीब आए, समझ में आए वहां पे। तो इस तरह से स्कूटर पे घूमना शुरू हुआ और हमने 13 राज्यों की यात्रा की। उसमें मैं अभी शॉर्ट में ये बता दूं कि हम मनाली, रोहतांग, ऊपर पहाड़ों तक भी गए और यहाँ उड़ीसा जगन्नाथपुरी तक की, सारा स्कूटर पे। आप ये मत सोचना स्कूटर ट्रेन में चला जाता होगा या ट्रक में चला जाता। बॉम्बे से ही निकलते थे और उस समय के रास्ते, अभी के रास्ते जो आप देख रहे थे ना, वैसा नहीं है। उस समय छोटे संकड़े रास्ते थे, उस पे हम स्कूटर पे 30-35 की स्पीड में चलते थे और आराम से पहुंचते थे। आप अभी जहाँ एक दिन में पहुंचते हैं, वहां हम उस समय 3 दिन में पहुंचते थे।
और वही सही समय था, क्योंकि रात कहीं ना कहीं रुकना था। अब रुकेंगे कहाँ? कोशिश करी थी ज्यादातर होटल में नहीं रुकना, गेस्ट हाउसेस में नहीं जाना, किसी मंदिर में रहना, किसी धर्मशालाओं में रहना। तो कौन से धर्म? जैनों के? नहीं, ये नहीं, कहीं भी रुकते थे हमने। आप विश्वास नहीं करोगे, हम गुरुद्वारा में भी रुके, और किसी कॉलेज के गेट पे खड़े हैं, किसी ने कहा अंदर आइए, आपको कमरा दे सकते हैं, आज सो जाइए आप इधर, तो वहां भी सो जाए, बाहर ओटे पे सो जाए, कहीं भी सो जाते थे। और ऐसे करते करते ये प्रवास हमारा आगे गया, तो उसमें से ही शिविरों का आयोजन होने लगा। आपको मैं एक रोचक बात बताऊं। एक बार हम अचानक से शिवपुरी पहुंचे थे। वो उसकी घटना पूरी बहुत लंबी है, फेसबुक पे मैंने पोस्ट की हुई है। तो वहां एक दादाजी थे, मोतीचंद दादाजी, और उन्होंने कह दिया कि तुम वापसी में आओ, तब फिर से आना, हम बद्रीनाथ जा रहे थे, या फिर एक बार शिविर करने के लिए भी आना। अब मध्य प्रदेश, मुंबई के रहवासी को मध्य प्रदेश में ना कोई जानता है ना कोई परिचय है, पर बस दादाजी को विश्वास आ गया हम पर। और उस समय मोबाइल नहीं था, पोस्ट कार्ड लिखते थे, तो मैंने पोस्ट कार्ड लिख दिया, फला फला डेट को हम वापस शिवपुरी आ सकते हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने भी तैयारी कर दी 10 दिन की शिविर की, और वहां शिवपुरी में मध्य प्रदेश की प्रथम शिविर आयोजित हुई जैन मंदिर में। और फिर जो मध्य प्रदेश में शिविर का सिलसिला चला, आप विश्वास नहीं करोगे, मध्य प्रदेश के कई गांवों में, कई छोटे मोटे शहरों में शिविर का आयोजन हुआ। अब गुना और अशोकनगर जैसे, गंज बासोदा, ये सब जो शिवपुरी 25-25, 30-30 शिविर, कुछ साधक तो ऐसे हैं कि हर शिविर में आते हैं। तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है ये, पर बस सबको आनंद आ रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है, सबको भी आनंद आ रहा है, और शिविरों का दौर चल रहा है। तो आपने जब ठान लिया है तो करते रहो, वो पूर्ण होता ही है, ये मेरा विश्वास और दृढ़ बना है। जी। स्कूटर से आप जब घूमते होंगे, और आप और आपके साथ जुड़े हुए दीपक भाई दोनों इतने ऐसे लगते हो मानो कोई फॉरेनर हो। तो ऐसे आपके साथ हमने जो बातें की हैं कि हाँ गांव के लोग, उनको लगता है कि जैसे कोई फॉरेनर यहाँ घूमने आ गए हैं। पूरा घर, मतलब घर, अभी आप जिस प्रकार से गाड़ी में हमारा घर चल रहा है, इस प्रकार से पूरा घर तभी तो स्कूटर पर था। तो इतना सारा मतलब कम भी, लेकिन जितना जरूरी है उतना सामान लेकर ऐसे चलना, और फिर लोगों को कहीं चाय पीने भी रुकते होंगे या कहीं रुकते होंगे, तो लोग किस प्रकार से आपको देखते थे, और ऐसा कोई अनुभव अगर आपकी स्मृति में हो, हमारे साथ बांटना चाहें। बहुत बढ़िया बढ़िया अनुभव है। मैं कौन सा याद करूं और कौन सा छोड़ दूं, किसी को जी। अन्याय हो जाएगा। पर कई लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, बिल्कुल अनजान लोगों ने हमारे लिए रात के रुकने की व्यवस्थाएं की हैं, भोजन की व्यवस्थाएं की हैं, नेक्स्ट डे के लिए पैक लंच भी दिया है। अलग अलग जगह पे इतने बहुत किस्से बने हमारे साथ, बहुत घटनाएं घटी। मैं कुछ कुछ फेसबुक पे लिखती रहती हूँ, अगर आप में से जो मेरे फ्रेंड नहीं हो फेसबुक पे तो बन जाइए, मैं उसको मोती नाम दिए हैं। ऐसे ऐसे मोती मिल गए उस प्रवास के दौरान कि आंखें अभी भी भीग जाती हैं, कि आश्चर्य होता है कि ऐसा इंसान इंसान के लिए इतना कुछ कर देता है। तो कौन सा किस्सा सुनाऊं रमजान, आपके पास भी तो मेरे बहुत सारे किस्से हैं। मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है कि हाँ जी। नहीं, वो जो एक्सीडेंट से बचे थे, हाँ कैसे के हाँ हाँ बात हाँ, कर, ट्रक जी वाले जी। भाई साहब। वो क्या हुआ था कि एक ट्रक जा रही थी, उसको दीपक ने ओवरटेक किया। तो अचानक से वो ट्रक स्कूटर के पीछे के हिस्से में टच करके रुक गई, और स्कूटर वहां रुक गया, टच करके रुक गई। तो मैं हैरान कि क्या हुआ है, और दीपक भी हैरान क्या हुआ है। और ट्रक ड्राइवर नीचे उतरकर जोर जोर से रोने लगा कि ये क्या हो गया, आपको किसने बचाया, आप मेरे ट्रक के नीचे चले ही जाते। वहां पास में एक ढाबा था,
ढाबा में कुछ ड्राइवर्स क्लीनर्स खा रहे थे, वो उठ गए खाना छोड़ के कि ये 2 लोग कोई गए। ऐसा हादसा हुआ था। तो उस समय जब ये हादसा हुआ, फिर हम तो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। फिर मैं और दीपक बाहर आके स्कूटर से देखते हैं तो साइड कार वाला एक टायर जो था वो ब्लास्ट हो गया था। और इसीलिए पर उस ट्रक ड्राइवर ने ये कहा कि जब आप ओवरटेक कर रहे थे तो मेरी ट्रक आपके स्कूटर को टच करके रुकी कैसे, क्योंकि मैं ब्रेक मारता तो भी वो कुछ तो आगे जाती ही, वो रुकी कैसे, ये रुकाया किसने। और फिर वहां जो सारे ड्राइवर थे उन लोगों ने हमें बिठाया, चाय पानी पिलाई, हमारा टायर चेंज कर दिया और कहा कि आपको भगवान ने बचाया है, इस इतनी बड़ी ट्रक के नीचे आप बच के निकले हैं, आपको भगवान ने ही बचाया है और कोई नहीं बचा सकता। तो वो देखिए आप सोच लो, नहीं तो उस दिन हम एल्बम बन जाते, आपके एल्बम में मेरी फोटो होती, पर आज मैं आपके सामने हूँ। जी, तो प्रकृति का कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको प्रकृति किस प्रकार से अपने हाथ में रखती है, इसके बिल्कुल। भी जिसे जी हमें हमें अभी अगर कहना चाहें तो वो चमत्कार जैसा कह सकते हैं, लेकिन चमत्कार कहने से ज़्यादा हम उसको प्रकृति का एक रहस्य और प्रकृति का प्रेम पाने की बात कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने खुद प्रकृति का प्रेम पाया है। मुझे ये भी हम सभी भावुकों को जानना है कि स्कूटर से किस प्रकार से आप गाड़ी पर आए और फिर अभी जो यात्रा चल रही है, वो कैसे चल रही है? उसमें सहसाधक किस प्रकार से जुड़ते गए और कैसे आप आगे बढ़ते गए? रमजान, मैंने पहले भी बताया कि ये संस्था नहीं है, तो ना हमारे पास कोई फंड होता है। तो हमारी हैसियत थी स्कूटर लेने की और शौक भी था, तो वो दोनों पूरा किया। घुमक्कड़ी भी पूरी हो रही थी, साथ में वो मिशन जो बन गया था कि लोगों तक जो कुछ सीखे हैं, गांधी जी के विचार, पूज्य गुरुदेव निम्बालकर जी के विचार, और पूज्य भुवन चंद्र जी महाराज साहब ने भी मुझे कहा था, करी छूटो, करते रहो। तो ये सारा कुछ दिमाग में था। और मोरारजी भाई देसाई ने मुझे गीता सिखाई थी। उन्होंने मुझे एक सूत्र दिया था कि तुम्हारा नाम गीता है और तुम निष्काम कर्म करना। तो ये सारी कुछ हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो उन्होंने ये मार्गदर्शन सारा मिल गया था मुझे। तो फिर फंड भी नहीं था, तो हमने स्कूटर से एंजॉय कर रहे थे। 7 इयर्स में हमें बहुत अच्छा लग रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। पर हमारे सहसाधकों को अब तकलीफ होने लगी कि दीदी आपकी एज हो रही है, आप धूप में बारिश में स्कूटर पे घूमती हो और आप हमारे लिए घूमती हो, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आपको एक गाड़ी आ जाए। तो सभी विविध प्रदेश के विविध लोगों ने मिलकर फिर ये हमारे लिए गाड़ी आई थी, मारुति ओमनी, और उसमें हम 7 साल घूमे। और ये किस्सा भी मैंने फेसबुक पे लिखा हुआ है। और फिर 7 साल जब हम घूमे, उसके बाद अब आप समझ सकते हो, एक तो मारुति की ओमनी और 7 इयर्स चले, तो लंबे प्रवास के लिए थोड़ी सी सबको डेंजरस लग रही थी कि भाई अब इसको आपको बदलना चाहिए। तो मेरे मन में कोई विचार भी नहीं था कि ना तो फंड भी था, ना पैसे थे, ना कोई, हम उस गाड़ी से नाखुश भी नहीं थे, हमें तो बहुत ही अच्छा ही लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे, बहुत आनंद लिया। तभी हमारी शिविर हुई दीव में। तो दीव में थे हमारे ऑर्गेनाइजर थे नसरुद्दीन भाई जीवानी। आप विश्वास नहीं करोगे रमजान, पहली ही शिविर, पहली बार महुआ वाले लोगों ने उनको कहा था, डॉक्टर हरिभाई ने उनको कहा था, पमनानी साहब ने, इसीलिए वो शिविर का आयोजन हुआ था। तो हम उस शिविर में शिविर के तीसरे चौथे दिन ही उन्होंने कहा कि अब आपकी गाड़ी बदलनी चाहिए। मुझे लगा ये 3-4 दिन में इस भाई साहब को इतनी क्यों इच्छा हो रही है। तो बोले नहीं, आपको बदलनी चाहिए, आपकी गाड़ी हमारे लिए घूमती, आप अपने लिए तो घूम नहीं रहे हो, हमारे लिए घूम रहे हो। अब पहली बार कोई 3-4 दिन ही मिलते हैं, उनके पास से पैसे कैसे ले सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, बाद में कभी जब बदलने का प्लान करेंगे तब आपसे मंगवा लूंगी, अभी आप रहने दीजिए।
6 महीने के अंतराल में उन्होंने बार बार फोन भी किए और फिर वापस शिविर के लिए बुलाया। 6 महीने में ही शिविर करवाया और उस समय उन्होंने 2 लाख मेरे सामने रखा और कहा कि अगर आप पर्स में पैसे रखोगी तो गाड़ी बदलने का प्लान कर पाओगी। और देखो, मैं अभी तो केवल शुरुआत कर रहा हूँ, आपके कई लोग हैं जो आपको फंडिंग करेंगे और गाड़ी बदल जाएगी, पर कम पड़े तो मैं ही और दूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर हम कम पड़ेंगे तो लोन ले लेंगे आपसे। तो बाजू में ही यास्मीन बहन थी, बोली शर्म नहीं आती है, भैया से लोन मांगोगी, जितने भी कम पड़े मंगवाई लेना। जबरदस्त। ये आप रमजान आप सोच ही नहीं सकते हो उस समय मेरे मन में क्या होता था। मैं इतनी हड़बड़ा सी गई थी कि ये क्या हो रहा है, पर प्रकृति की इच्छा होती है ना। तो मैंने एक और चीज भी देखी है कि वो दूसरे लोगों के मन में भी उस विचारों के बीज रोप देती है। कुदरत ये काम करती है और ये विचारों के बीज कई लोगों तक पहुंचे। नापा सर के मुंद्रा जी हैं, उन्होंने 2 लाख भेज दिए। उमरगाम के भाई ने 1 लाख भेज दिया, 5 लाख हो गए। और फिर तो अचानक ही मेरी समझ बाहर कई लोगों से पैसे आने लगे। आप विचार, कोयम्बतूर से भी आए, ईरोड से भी आए, गुना से भी आए, ऐसे विविध लोगों ने थोड़ा थोड़ा जिसको जो इच्छा थी दी। और ये नई गाड़ी आ गई इवालिया, और तब से हम इवालिया में बहुत अच्छी तरह से घूम रहे हैं और काम भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। 2 साल से, हालांकि अभी 1.5 साल से तो बंद है कोरोना के कारण, बाकी बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से अगर वही बात तो वही है, कुदरत ने चाहा वो होके ही रहता है। जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से आपके साथ साधक जुड़ते गए, आपको निष्काम ये कार्य करते देखते गए और उनको सबको यह अभियान अपना लगा और इस प्रकार से वह यह सभी व्यवस्थाएँ करते गए। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ 1-2 इसके कड़वे, क्योंकि आप जब जाते हैं, तो कई अनजान प्रदेशों में भी जाते हैं। कभी-कभार कोई बुलाते हैं तो उनको कैसे उनके साथ डील होती है, फिर आप जानते भी नहीं उस विस्तार को भी, उन लोगों को भी। तो पहुँचते हैं तब पता लगता है कि उनको तो शायद शिविर का कुछ पता ही नहीं है और मानो ऐसे बुला लिया, ऐसे भी अनुभव रहे होंगे। और कई बार कुछ बहुत आपकी मोर देन एक्सपेक्टेशन, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो, लेकिन फिर भी मोर देन हमारी सोच से भी ज़्यादा कहाँ कई अनुभव हुए हों सुखद। तो ऐसे कुछ कड़वे तो आप नहीं कहते। मैंने जब आपका पहली बार इंटरव्यू लिया तो आपने कहा था कि नदी तो बहती रहती है और उसमें है वो कचरा भी डालते हैं और कुछ जो फूल भी रखते हैं, कुछ उसमें स्नान भी करते हैं, कुछ उसको नमन करते हैं, लेकिन नदी का काम बहना है, तो वो बहती रहती है। तो इस प्रकार से तो बहते ही रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे कड़वे मीठे या खट्टे-मीठे कह सकते हैं, ऐसे कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं रमजान पहले सबको पूछूं तो सही कि सबको अच्छा लग रहा है। अपन बोले ही जा रहे हैं, आप पूछते जा रहे हैं, मैं बोले जा रही हूँ। ऐसा नहीं, तो सब लोग नहीं। मिलते हैं बड़ी संख्या में, उसी का वो ही कारण है कि सब बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। प्लीज़ कैरी ऑन। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। आ, आप कड़वे की तो थोड़ी सी मुझे बहुत याद करना पड़ेगा। कौन सा हुआ? गेहूं में से कंकर निकालते हैं तो फिर कंकर को कोई याद करता है क्या? गेहूं ही अच्छे होते हैं, कंकर को फेंक दिया तो भूल ही जाना होता है। पर अब बहुत कर रहे हैं तो देखो, कोशिश करती हूँ। एक घटना पंजाब की बताऊं। पंजाब में आदमपुर में शिविर थे और हमें कोई नहीं जानता था। हमें सिकंदरा राव से किसी ने उनको कहा था कि इनको बुलाइए, इनकी शिविर आप एंजॉय करोगे। और खादी भवन था, बहुत बड़ा खादी का एरिया है वहां पे, पूरा ग्राउंड खादी का काम चलता है। तो जैसे ही हम गए ना, तो बहुत बड़ा मंच बना था, बहुत ऊंचा हमारे लिए, और फिर कई जगह खाली, और फिर शिविरार्थियों के बैठने के लिए जगह। और उसमें आगे कुछ 500 फीस वाले, उसके बाद 300, उसके बाद 200, ऐसे कुछ लगाया हुआ था। हम तो इतने
ये क्या हुआ है, ये क्या है, आपको बताया नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो जो पहला आ जाएगा वो पहले बैठेगा। आप ऑर्गेनाइजर हो पर आप 6-5 को आओगे तो शायद आपको पीछे मिलेगा। तो बोले कि नहीं नहीं, हमने तो टीवी में देखते हैं कि ऐसी शिविरें होती हैं कि जो शिविर वाला होता है वो बहुत ऊपर बैठता है, फिर नीचे बैठते हैं। हमने बोला हम तो इतने ऊपर स्टेज पे नहीं बैठ सकते, बैरियर बन जाता है मेरे साधकों के साथ, मैं आंख से आंख नहीं मिलाऊं, मैं बात नहीं करूं, तो मैं तो शिविर नहीं कर सकती। हमने तो वो मन छोड़ दिया, नीचे आ गए और नीचे बैठ गए और बोल दिया ये बैरिकेड सारे तोड़ दीजिए, 500 400 ये सब कुछ नहीं चल सकता यहाँ पे। तो उनको तो थोड़ा सा अचानक सा कुछ चेंज हो तो सोच ही नहीं सकते थे। पर फिर जब हम 10वें दिन वहां से निकले, तब उन्होंने जो प्यार दिया हम लोगों को, उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनके मन में योग वाले लोगों के लिए जो इम्प्रेशन थी कि कुछ बड़े लोग आते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था चाहिए, उनके लिए ये व्यवस्था चाहिए, ये वो उनकी पूरी चरमरा गई थी। उनको लगा ये तो अपने जैसे ही लोग हैं, अपने साथ नीचे बैठ जाते, अपने साथ खा लेते, अपने साथ बैठते। तो वो जो आनंद, पर मैं कहूँ रमजान कि उसी से हमारे जीवन में भी आनंद आता है। जब हम बड़े बन जाते हैं, लोगों से अलग हो जाते हैं, अपनी एक इमेज बना लेते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ होती है। तो इस घटना एक मुझे ये याद आई। और एक आध बार आप कहते हो कि अनजान लोगों में, हाँ, 1-2 बार ऐसा कुछ हुआ था कि वहां कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। हम गए, हमें बता दिया ये कमरा है, कमरे में सफाई तक नहीं हुई, उसका वॉशरूम अंदर जाने जैसा भी नहीं था, जा ही नहीं सकते आप, इतना गंदा खराब बदबूदार, क्योंकि एक शादी का हॉल था और किसी ने सफाई तो की नहीं थी। हमें कहा कि आपको तो यहाँ ही रहना है। हमने कहा हमें इतनी दूर नैनीताल से हम आपके शिविर के लिए आए, अच्छा होता हम नैनीताल में ही 10 दिन रुक जाते हैं, एंजॉय करते हैं, नैनीताल मेरा बहुत पसंदीदा जगह है। तो हम आपको बार बार फोन करते रहे, नैनीताल से निकलने के पहले 4 दिन पहले, नैनीताल से निकले तब, रास्ते से हर बार फोन करते, नहीं नहीं आ जाइए, सब तैयारी हो गई है, सब तैयारी हो गई है, और वहां कोई नहीं। तो दूसरे दिन रात को हम सोए कहाँ, सोने के लिए कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं, ना कोई तकिया नहीं, गद्दे नहीं, बहुत परेशान, बहुत परेशान। दूसरे दिन सुबह फिर भी, अब क्या करें, हम रात को पहुंचे थे, शाम को कुछ 5-6 4-5 बजे कुछ, इसीलिए अब कहीं जा भी नहीं सकते थे, हम रुक गए। सुबह हम बाहर जाके गेट के पास बाथरूम वगैरह गए और ब्रश वगैरह साफ किए, क्योंकि अंदर तो कुछ व्यवस्था नहीं थी और वहां कोई था नहीं, वो तो सब अपने घर चले गए थे आलीशान घरों में, हमारे लिए ये रख दिया था। ये थोड़ा सा अनुभव खराब रहा था। और पहली बार ऐसा हुआ कि हमें बिना शिविर किए वहां से निकलना पड़ा। ऐसा कभी कभार हो जाता है, पर रमजान फिर से मैं कहूंगी तुम इन्हें भूल ही जाना, अपने को याद नहीं रखना। हाँ ठीक है। जी और इससे एकदम विपरीत अनुभव, हर जगह बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। अभी जो बार बार ये वीडियो ऑन कर लेते हैं ना, वो रविंद्र जी, वो गुना के हैं। तो अभी कुछ सालों से हमारी गुना में रहने की जो व्यवस्था है वो रविंद्र जी संभालते हैं। तो हमारे जाने के पहले हमारे लिए सारा कुछ उन्होंने नया खरीद लिया है, कर्टन से लेकर, बेडशीट से लेकर, रजाई से लेकर, वापस हमारे जाने के बाद पैक करके रख देते हैं। हर 6 महीने शिविर होती है, फिर वही यूज करते हैं। ऐसे ही बासोदा में तो मतलब जहां जहां रेगुलर शिविर होने लगे हैं, जैसे अशोकनगर में, वहां ये व्यवस्थाएं अपने आप अभी ठीक से होने लगती हैं, लोग समझने लगे हैं। मेरा एक ही कहना होता है कि हम 1 या 2 दिन के लिए धर्मशाला में नहीं रहने वाले हैं, 10 दिन रहने वाले हैं, तो आपको जो चाहिए वो हमें चाहिए। बस ये जब से मैंने कहना शुरू किया है, तो अब व्यवस्थाएं सारी जगह ठीक होती है। पर एक बात का नोट करूंगी कि जब कोई महिला व्यवस्थापक समिति में होती है तो बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था होती है, क्योंकि कुदरत ने महिलाओं को ये व्यवस्था का गुण दिया है। जैसे मैं अंकलेश्वर की बात करूं, तो इनर व्हील की क्लब से शिविर थी, तो उनकी प्रेसिडेंट महिला, तो उन्होंने जो हमारी व्यवस्था की थी, रंगोली से सजा के एंट्रेंस से आपने, बस बाकी का आप समझ लो कि अंदर क्या क्या था। इतनी बढ़िया व्यवस्था मैं कम समय में बोलना, इसीलिए
मैं आज तक नहीं भूल पाई। तो बस ऐसे ऐसे लोग हैं जो अच्छी व्यवस्थाएं देते हैं, अच्छी तरह से सब चलता है। जी बिल्कुल। जैसे आपने बहुत अच्छे अनुभव भी शेयर किए, मुझे भावुकों से यह भी कहना है और आपसे भी सुनना है कि दीदी ने कैदियों के लिए भी शिविर की है, विद्यार्थियों के लिए, साधु साध्वी के लिए या नॉर्मल पीपल जो हैं उनके लिए तो की है, लेकिन कैदियों के लिए जब आपने शिविर की तो उसके अनुभव की अगर कुछ बातें हमारे सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो एक अलग किस्म का अनुभव रहा होगा आपका। जी जी। मेरा एक आर्टिकल है 25 आवर्स का जेलवास, 25 साल का जेलवास। तो गुना में जब ये शिविर हुई जेल में, तो गुना के नगरजनों की शिविर के समाप्ति पर जेल से गाड़ी आती थी और हम उस गाड़ी में जाते थे शिविर के लिए। तो स्वाभाविक से बोलते हैं जेल जाते हैं, जेल जाते हैं। तो कुछ नए साधक होते हैं, उनको आश्चर्य होता है जेल क्यों जा रहे हो? अरे शिविर है इसीलिए जाते हैं, कैदियों को सिखाने के लिए। तो एक दिन एक भैया बोले कि मैंने तो कभी जेल ही देखी नहीं, मैं चल सकता हूँ आपके साथ? मैंने कहा चलो। दूसरे दिन वो चले हमारे साथ गाड़ी में। जितने सुनने वाले हैं मैं सबको कहना चाहूंगी कि उस दिन वो भाई साहब ने हमारे साथ 1-1.5 घंटा नीचे नीचे चेहरा रखकर बैठे रहे। बोले मैं उन कैदियों को देखकर हैरान, ऐसे क्योंकि वो थोड़े से उसमें कुछ मर्डरर वाले, खून करने वाले और बाल ऐसे घने वाले, गले में बहुत सी मालाएं पहने वाले ऐसे कैदी थे। तो उनको लगता है कि इनके सामने दीदी आप इनको सिखाती कैसे हो, इनके पास कैसे जाती हो, डर नहीं लगता है? नहीं। देखो उसने जो गुनाह किया है, उसकी जो सिचुएशन होगी, उस समय उसने जो कुछ किया होगा, हम गुनाह है ना, उस जेल के अंदर एंटर होते ही लिखा होता है पाप की घृणा करो, पापी की नहीं, क्योंकि वो तो अपने जैसा इंसान ही है। तो फिर हमें समझ में आने लगा कि जेलों में जब शिविर करते हैं अच्छा अनुभव होता है। 4-5 दिन के बाद वो हमारे साथ घुल मिल जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। और फिर तो 4-5 दिन के बाद एक बंदा तो जैसे ही हम पहुंचते थे हाथ में पानी लेके खड़ा रहता था, नेपकिन यहाँ लगा के खड़ा रहेगा, पानी देगा, हाथ पैर धुओ, नेपकिन देगा, सफाई करो। आप सोचो उसके मन के भाव कितने बदले। तो ये एक अच्छा काम ही हुआ। फिर एक बार हम लोग कोलारस में शिविर कर रहे थे, बड़ा सा मैरिज का हॉल था। तो बारामदे में बाहर बैठे हुए थे, एक भैया आए, अच्छे से कपड़े पहने थे, हाथ में बैग थे, सेल्समैन जैसे लग रहे थे। आके कुछ फला फला नाम पूछा। हमने कहा हम लोग तो नए हैं भैया, हमें नहीं पता, हम तो यहाँ के नहीं है, आप बाहर दुकानों में ही किसी को पूछ लो। तो भैया अबाउट टर्न किए और 1 मिनट में वापस घूमे और पैर छुए। अरे मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि आपने गुना की जेल में शिविर किए ना? मैंने कहा हाँ। तो बोले मैं कैदी था उस समय, मैं गुनहगार था, पर मैं अब बिल्कुल सुधर गया हूँ और अभी मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरे परिवार के साथ हूँ। तो ये अच्छे भी अनुभव हुए जेल के, कई अनुभव हैं जेल के। फिर कभी एक बार नया प्रोग्राम करना, पूरे जेल के आपको मैं सुना दूंगी। जी, लेकिन एक एक बात तो हमें बिल्कुल सुननी है कि पहले दिन से लेके जैसे लास्ट दिन तक कैसे बदलाव आया और एक भाई साहब ने आपको जो मूर्ति बनाकर दी थी, अरे हाँ गिफ्ट की थी, जी, हाँ वो अभी प्लीज आप अभी भी सुनाइए। है, अभी भी है। हाँ जी। हाँ, 10वां दिन था शिविर का और जेलर साहब, कलेक्टर साहब सब आए थे, छोटा सा फंक्शन चल रहा था। तो उनको कहा गया कि अपने अपने अनुभव सुनाइए। तो उसमें से कुछ कैदी खड़े हुए अपने अपने अनुभव सुनाए। तो उसमें एक भैया ने आंखों में पानी के साथ कहा कि मैं थोड़ा सा बीमार था, मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम चल रहे थे, पर आपके साथ करने से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, पर हम जेल में हैं, कुछ दे नहीं सकते, हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आपके आंखों से तो प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत बड़ी गिफ्ट है ये।
तो बोले कि नहीं, मैं ऐसे करके पीछे से छुप एक कुछ मूर्ति निकाल के दी। अरे मैं चौंक गई कि मूर्ति कहाँ से लाया होगा। तो बोला कि हमें यहाँ हफ्ते में शायद एक बार कपड़े धोने का वो डबल बी जैसा येलो कलर का ऑयल केक मिलता है, एक या दो कुछ मिलते होंगे। तो बोले मैंने मेरे नाखून से एक एक करके शेप देते हुए साबुन से इतनी बड़ी कृष्ण की मूर्ति बनाई। आप विश्वास करोगे, मुगट भी था, माला भी थी, कृष्ण के पैर ऐसे थे वैसे थे, और हाथ में बंसरी भी थी। एक छोटी सी बंसरी भी उसने बनाई थी। अभी भी मेरे बंबई के घर पे वो मैंने एक बॉटल में रखी हुई है। आप सोचो, उससे उम्दा गिफ्ट कोई नहीं हो सकती है, उससे उम्दा कोई अवार्ड नहीं हो सकता है कि उस इंसान के पास कुछ भी नहीं है तब भी ये दे रहा है। तो देने के भाव उसके कितने बड़े, वो मैं आपके साथ कुछ बयान नहीं कर सकती हूँ। रमजान, आपने याद करवाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हाँ जी। बिल्कुल दीदी, आपने मुंबई को याद किया तो हमें एक बात ये भी याद आई कि हाँ जैसे बम्बई में आपका घर है, हाँ हम सबका भी घर है वो, जैसे आपका है वैसा। लेकिन बम्बई में तो आप रहते ही नहीं हैं ज्यादातर, 10-10 हाँ दिन पे आपका घर बदलता रहता है। तो हाँ वो अनुभव कैसा रहेगा? जैसे हम हैं कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ दिनों के बाद फिर घर वापसी के लिए हमारा मन हमें खींचता है। तो आपके घर तो 10 दिन आज गुना हो गए, फिर अशोक नगर हो गए, फिर भचाऊ आ गए, फिर यहाँ पे चले गए, मोरबी चले गए और अन्य राज्यों में चले गए। तो ये अनुभव कैसा रहता है जब आप 10-10 दिन पे घर बदलते हैं तो? हाँ, बहुत अच्छी बात कही। रमजान, आपने आज ठान ही लिया है दीदी से सब उगलवा लूं। कोई बात नहीं है बेटा। देखो, कभी कभार 2-2, 3-3, 4-4 महीने हम बम्बई नहीं पहुंचते हैं। लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद 10-10 दिन के शिविर लगते हैं, पर होम सिकनेस नहीं होती है, क्योंकि जहां जाते हैं उसको अपना ही घर समझने लगते हैं। वहां के नगरवासी भी हमें इतना प्यार देते हैं, इतनी हमारी केयर करते हैं कि इतना तो कोई अपना भी नहीं करता है। बहुत मेरी केयर होती है, बहुत ख्याल करते हैं। एक चीज चाहिए, 4 चीज हाजिर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो वो 10 दिन, अच्छा एक और बात बताऊं, जैसे ही वो 10 दिन पूरे होते हैं, वहां से निकलना होता है, दूसरे वहां जाना होता है, तो भी मन में इनके लिए ना इतना खिंचाव होता है। बस हो गया, पहले से माइंडसेट है, 10 दिन इनके साथ है फिर जाना है। तो माइंड इतनी तरह से अच्छी तरह से उसको वर्कआउट करता है कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम घर भी नहीं गए, अब गुना वालों को छोड़ना है, अब अशोक नगर जा रहे हैं, बासुदा जा रहे हैं, महुआ जा रहे हैं, भचाऊ तक आ रहे हैं, रापर तक आ रहे हैं। हर जगह अच्छा ही लगता है। ये मन के जो भाव हैं, वो शायद योग का निरंतर जब आप अभ्यास करते हो ना, तो उससे मन के भावों में ये परितृप्ति आती है कि बस आप जहाँ हो मस्त हो, एंजॉय करो, वहीं के हो जाओ, और हम वहीं के हो जाते हैं। જી દીદી. और ગુજરાતીમાં આપણે ત્યાં કહેવાય છે ને કે ઘર ત્યજી જનારને મળતી વિશ્વ તણી વિશાળતા। तो जो बिल्कुल। घर को छोड़ के निकलते हैं उनको पूरा विश्व अपना घर लगता है। तो हाँ, आपने तो वो भली भांति उसको इस पंक्ति को फलित किया है। और नहीं, मुझे एक एक रमजान, एक मिनट, विश्व तो मिलता ही है, पर एक दूसरी बात मैं भूल गई थी बीच में, कि मैंने 50 इयर्स में वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया था ना। तो जी जी वानप्रस्थाश्रम में हूँ, तो मुझे तो निकलना ही था ना। तो वन के बदले तो अच्छे अच्छे घरों में रही ना। तो समझ में आया, तो अब उस घर के लिए इतना मोह नहीं हुआ। बिल्कुल। पहले सोच ही लिया था कि वानप्रस्थाश्रम। हाँ हाँ हाँ, तो हम जैसे कहते हैं साधु तो चलता भला, तो वो हाँ चलता रहता है। आप जहाँ से गुजरते रहते हैं, वहाँ प्यार बटोरते रहते हैं, न केवल योग की शिक्षा देते, लेकिन प्यार से सभी के जीवन में कुछ बदलाव आए, इस प्रकार की बातें भी अ, हमने एक शिविरार्थी के तौर पे ये जाना है, अनुभव भी किया है कि आप जहाँ-जहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ अगर आपको लगा कि नहीं, इसमें इस व्यक्ति के संदर्भ में कुछ विशेष ध्यान देने जैसा है, इसको अलग से कुछ
उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, उसकी पढ़ाई के संदर्भ में, किसी तकलीफ के संदर्भ में। तो ऐसे कई लोगों के जीवन में भी दीप जलाने का काम आपने किया है। और इस प्रकार की एक अलग कार्य प्रवृत्ति जो आपने कच्छ में आए हुए भूकंप के समय में आपने की थी, हेल्पिंग हैंड्स फॉर हेल्पलेस एंड हैंडीकैप्ड 4H का जो प्रोजेक्ट था, मैं तब छात्र अवस्था में था और आपके साथ मैं भी थोड़ा बहुत घूमा हूँ कि किस प्रकार से कच्छ के बिल्कुल देहाती विस्तार में आप जाते थे। हम आपके साथ केवल असिस्टेंट के तौर पे आते थे और लोग लगभग आपको मानो भगवान की तरह देखते थे कि जैसे वो प्रकट हुए, तो उनको हर महीने उनको एक राशि मिले, का प्रबंध आप किया था, उनको मदद देने का प्रबंध हुआ था। बात अगर आप करना चाहें, अगर आप प्लीज करें तो हमें ये भी आपके कार्य का एक दूसरा पहलू भी सभी भावक जान सकेंगे। रमजान, मैंने कहा ना, जब आप निकलते हो कुदरत अपने आप कोई ना कोई काम पे आपको लगा देती है। उसकी इच्छा होती है कि ये यहाँ जाए, ये काम करे, तो अपन वहां सेट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो प्रकृति माता ने उस समय जब ये कोपायमान हुई थी, भूकंप हुआ, तो मैं वहां 1.5 महीना रुकी। अकेली गई थी बॉम्बे से, ना कोई संस्था थी ना कोई। मैं ट्रेन में अकेली सामान लेके चली गई, पीछे रक्सेक लिया, चली गई थी। और टिकट भी नहीं थी, विदाउट रिजर्वेशन भी नहीं था। रात भर ट्रेन में घूमती रही, सुबह पहुंच गई और बिदड़ा हॉस्पिटल से मैंने काम शुरू किया। मैं करीब 1.5 महीना वहां रही। और आप अमेरिका से एक भाई साहब आए थे, वो मुझे देखते रहते थे 2-4 दिन 6 दिन से कि काम करते। शायद उनको मेरी काम की सिस्टम पसंद आई, उन्होंने मुझसे बात की। उनका नाम था रमेश भाई। और उन्होंने एक बात की कि हम कुछ डोनेशन तो करना चाहते हैं, पर एक साथ नहीं देना चाहिए, लमसम। क्योंकि वो तो जो जिसको हम अपाइज हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, जिसके फैमिली में कोई बच्चा नहीं है, उनको पैसा देंगे तो खत्म हो जाएंगे। मंथली कुछ मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को हमें ढूंढना चाहिए। फिर हमने एक क्राइटेरिया बनाया, एक फॉर्म बनाया परफॉर्मा के, ऐसे ऐसे लोगों को हम इसमें लें जिसको सरकारी सहाय नहीं मिल सकती है। अनेक कारण थे, मैं लंबा प्रोजेक्ट है, शॉर्ट में बता रही हूँ। तो वैसे बस 200 लोगों को आप ढूंढ लो और हर महीने 500 रुपीज अपन बाय मनी ऑर्डर की व्यवस्था करो। और ये सारी व्यवस्था संभाल ली। और वो तो चले गए, पर हर महीने उनकी ओर से पैसे आते थे, डॉलर में आते थे। विवेकानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट है मांडवी वहां, और वहां से मनी ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होते थे और उनके पोस्ट कार्ड मुंबई आ जाते थे कि हमें पैसे मिल गए। इस तरह से ये प्रोजेक्ट 200 लोगों का जैसे मेरा परिवार हो गया वैसे, क्योंकि सारे 200 लोग इतने दुखी, इतने पीड़ित, इतने भूकंप की वजह से इतनी मार खाए हुए लोग थे कि हर 2-3 महीने में हम जाते थे। जैसे आप भी मेरे साथ कभी कभी घूमने आए थे, सबके घर अपन जाते थे। तुम्हें पता है रमजान, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे बेड पे पड़े हैं, वेजिटेबल हो गए, सब्जी हो गए जैसे। तो उनकी जो व्यवस्थाएं हुई, तो प्रकृति ने एक इतना बड़ा काम दिया। मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, पर हर महीने इतना खर्च मैं कर सकती थी। किसी का पैसा था, मैं देती थी। तो मैं एक लाइजन ऑफिसर थी, प्रकृति के हाथ की एक प्यादा की काम। और हुआ बहुत अच्छा लगा। 4H का प्रोजेक्ट मुझे इतना पसंद आया कि मुझे उससे बहुत संतुष्टि मिली। और उसमें से ये जो शिविरार्थी कई हैं, उसमें कई लोग हैं जो भार्गव को जानते हैं। भार्गव भी इसी तरह, भार्गव की मम्मी भी हॉस्पिटल में ही थी और 2 पैर जब उनके लिए, तो मैं उनके साथ ही थी। बस इतना ही कहूंगी। मेरे आंख में पानी ला दोगे आप। दीदी, बिल्कुल, क्योंकि वो समय ही कुछ ऐसा था कि जब मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, तब अगर कोई व्यक्ति आकर हमारे जीवन में आशा की एक किरण ला दे, तो वह भगवान के रूप में ही आता है। और हम कहते भी हैं कि भगवान स्वयं नहीं आता किसी न किसी रूप में। तो अगर हम निमित्त भी अपने आप को समझें, तो भगवान के हाथ बनना यह भी बड़ा सौभाग्य है। तो वह सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ है। और बिल्कुल हमने जी। जी, जी, जी। दीदी, योग की बात जब चल रही है, तो एक बात ये भी पूछने का मन होगा कि सामान्य तौर पे जब आपके पास शिविरार्थी आते हैं,
तो ज्यादातर लोग तो अपनी दुविधाएं शारीरिक या मानसिक प्रश्न लेकर या यहाँ आएंगे तो ये सब सॉल्व हो जाएंगे। आपको सब डॉक्टर गीता जैन ऐसा नाम पढ़ते ही शायद ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए होंगे कि मुझे तो घुटनों में दर्द है, कमर में ये है, सिर में ये हो रहा है, अरे ये दिक्कत है। तो ऐसी बहुत सारे प्रश्नों को लेकर शिविर में आते शिविरार्थियों को आप किस प्रकार से समझाती हैं या किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन करती हैं? रमजान, ऐसे कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। वैसे जब शरीर में व्याधि है, पीड़ा है, दुख दर्द है, तो उनका अटेंशन वहां ज्यादा जाता है और वो अपने उस पीड़ा को खत्म करने के लिए कई जगह जाते हैं। दवाइयां लेंगे, घरेलू इलाज करेंगे, किसी वैद्यराज के पास जाएंगे, वैसे ही वो योग शिविर में आ जाते हैं। उनको लगता है यहाँ भी हमारी शारीरिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप उनके साथ अच्छा ही व्यवहार कर सकते हो, क्योंकि वो त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है, तो उनको में मलहम लगाना है। और हमारे पास मलहम केवल शाब्दिक है। हम शब्दों से, बातों से उनकी पीड़ा हरने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ा सा योग भी सिखाना शुरू करते हैं। तो लोग योग को चिकित्सा विज्ञान, अभी आज मैंने पोस्ट रखी है, आप देखना, ओशो रजनीश का पुस्तक है जो पतंजल योग सूत्र पर, कि योग चिकित्सा नहीं है। लोगों ने योग भगाए रोग मान लिया है, पर योग चिकित्सा शास्त्र नहीं है। ये परम तत्व को पाने के लिए एक समाधि का शास्त्र है। ये समाधि तक जाने वाले राजमार्ग पर जब आप एक छोटा सा प्रवास भी करने निकलते हो तो अपनी गाड़ी को मरम्मत करवाते हो ना, कि भाई चलो 400 किलोमीटर आज जाना है, तो पहले गाड़ी तो चेक करवा लो, डीजल तो भरवा लो, गाड़ी की ब्रेक तो ठीक है ना, चेक करवाते हो कि नहीं। तो ये राजमार्ग है अध्यात्म का, परम तत्व को पाने का मार्ग। तो उसमें शरीर हमारा साधन है, वो ठीक होना जरूरी है। इसीलिए उसको आसन प्राणायाम वगैरह धीरे धीरे यम नियम से चलती है यात्रा। यम नियम पूरा हमने भूल ही दिया, लेकिन उससे चलती हुई यात्रा ये समाधि तक ले जाती है। तो धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हैं। कई लोग समझ जाते हैं, कई लोग नहीं समझ जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई यहाँ ठीक नहीं है तो कुछ करवाते ही नहीं है, हमारी तो कमर तो ठीक ही नहीं, वो छोड़ देते हैं। और कुछ लोग हैं वो इसका मूल एसेंस जो है योग का वो समझ पाते हैं, तो वो हमेशा ही जुड़े रहते हैं कि योग हमारा जीवन का आध्यात्मिक राजमार्ग है। और इसीलिए ओशो ने कहा है, पतंजलि एक दुर्लभ पुष्प है और उसकी खुशबू सभी लोग नहीं ले पाते हैं। तो जो लोग लेते हैं, मार्ग खुला है, अपन बात करके निकल जाते हैं, वो स्वीकार लेते हैं तो उस मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो एक बार भी योगा का अभ्यास अभ्यास छूटते नहीं है, वो कंटिन्यूटी में रखते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। अब मैं उनके पीछे नहीं जाती हूँ कि भाई क्यों छोड़ दिया, है ना, उसकी कैटेगरी है, उसके धीरे धीरे बढ़ेगी क्षमता। जी शायद जी। आपको मेरे जवाब से संतोष हुआ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जो भी आता है बिल्कुल आपने बताया उस प्रकार से पीड़ा की हिसाब से आता है। बहुत कम जो लोग हैं वो योग के प्रति जागृत होकर या योग का सही माने में अर्थ समझकर आते हैं। लेकिन आपकी जो पद्धति है वो इस प्रकार की है, हमने देखा है कि आपकी शिविरों में सभी आयु के शिविरार्थी जुड़ते हैं। तो आप जिस प्रकार से जाते हैं मुझे वो शब्द भी याद है, स्लो, स्टेडी, कंट्रोल, रिदमिक, अट्रैक्टिव वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये पूरी जो आपकी पद्धति है, मुझे भावुकों से ये भी कहना होगा कि दीदी स्वयं आज की दिन भी योग सीख रहे हैं। और 99 में हमने जो किया था शिविर और आज अगर हम वो शिविर करें तो हमें लगता है कि वो अपने आप को भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा હું ચાહું છું સુંદર ચીજ સૃષ્ટિ नहीं जे रही असुंदर ने करी मुकु सुंदर सुंदर। चाही चाही। इस प्रकार से वो अपने आप को भी
क्योंकि उनको योग की विद्या को बने उतने अच्छे तरह से बांटना है। तो आपकी पद्धति जो है वो अलग, सभी से अलग है थोड़ी सी। तो आपके यहाँ जो योग के प्रशिक्षक हो, माने अलग अलग विधाओं में से योग सीख के भी आते हो, ऐसे भी शिविरार्थी आते हैं, तो उनको भी हमने देखा है कि योग अलग किस्म से, अलग तरीके से समझ में आया है। तो ये आपकी जो विद्या की यात्रा है, तो ये 25 साल में आपने योग का शिक्षण प्रशिक्षण तो दिया है, लेकिन आपकी शिक्षण यात्रा भी चलती रही है। अगर उसको हाँ जी, तो वो कैसे आगे बढ़ती रही? जो आप विद्यार्थियों के साथ अगर 2 बातें, उसकी 1-2 बातें करें, तो उनको ये प्रेरणा भी मिलेगी कि शिक्षा जो है, वो निरंतर चलती प्रक्रिया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जो शिक्षक खुद सीखता नहीं है वो कभी सिखा नहीं सकता है। निरंतर सीखना पड़ता है, निरंतर अभ्यास को बढ़ाना पड़ता है। कहते हैं ना कि हम धीरे धीरे पॉलिश होते जाते हैं और धीरे धीरे, और हमें जो कुछ प्राप्त किया होता है बांटना है, फिर कुछ प्राप्त करते हैं, फिर बांटते हैं, क्योंकि ये गहरी यात्रा है, गहरी साधना है। वो ऐसा नहीं है कि केवल शारीरिक हाथ पैर ऊपर नीचे करवा लिए। आज मैंने एक वीडियो देखी थी, तो मेरी एक शिविरार्थी थी, जमीन पर उल्टी लेटी हुई थी और हाथ पैर ऊपर, जल्दी से हाथ पैर ऊपर नीचे, हाथ पैर ऊपर नीचे, और इतनी खुश हो रही थी। वो योग नहीं है, वो एक्सरसाइजेस हैं। आप एक्सरसाइज करते हो अलग बात है, पर योग अलग है। योग और एक्सरसाइज का डिफरेंस जब तक आपको पता नहीं है, तब तक आप स्लो स्टेडी कंट्रोल नहीं जा सकते। जब तक शरीर को स्लो स्टेडी नहीं करते हो, शरीर को रिदम में नहीं लाते हो, प्लेजरेबल नहीं लाते हो, स्माइलिंग फेस नहीं होता है, तब तक आपका मन वैसा नहीं होता है। अब जो मन आपको दिखाई नहीं देता है, उस मन को ट्रेन करने के लिए हम शरीर का माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका मन शांत हो, मन स्लो हो, मन स्थिरता धारण करे, मन लयबद्ध बने, मन में आनंद आए? अगर आप ये सब चाहते हो तो आपको शारीरिक मूवमेंट भी वैसी ही ले जानी होगी। और इस तरह से आप अपने स्वभाव को बदलते हो, मन को बदलते हो, विचारों को बदलते हो, भावों को बदलते हो, निर्णय को बदलते हो, निश्चय को बदलते हो, और इस तरह से आपकी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये ऐसा मैं समझती हूँ, और मैं जो समझी हूँ वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जी दीदी, बिल्कुल। हमें ये जानना है कि योग शिविर में केवल योग और प्राणायाम, आसन वगैरह ही होता है, या और कुछ भी प्रवृत्तियां इसके साथ आप धीरे-धीरे जोड़ती गई हैं? हाँ, जैसे आसन प्राणायाम, बंद क्रिया, मुद्रा, धारणा, ध्यान, ये अभ्यास तो होता ही है, पर साथ में आपसी मिलन हो, जैसे आनंदोत्सव करते हैं। कभी कभार तो ऐसे छोटे गांव में शिविर होती है। एक बार हमारी शिविर थी मधुसूदनगढ़, बहुत छोटा सा गांव मध्य प्रदेश में। तो फिर लास्ट दिन आनंदोत्सव हुआ, तो वहां की महिलाएं बोली कि हमने आज तक कभी अपने हस्बैंड्स के साथ या परिवार के साथ इस तरह से पिकनिक नहीं मनाई। क्यों? तो बोले हमारे गांव में ऐसा रिवाज नहीं है, पुरुष पुरुष जाते हैं, महिलाएं महिलाएं जाती हैं, और आपके कारण हम सब ने मिला। तो मतलब ये छोटे छोटे बदलाव हैं। तो आ, मैंने तो कोई ठेका तो लिया नहीं है, कोई झंडा पकड़ा नहीं है, तो ये स्लो एंड स्टेडीली जो कुछ हो रहा है वो करते हैं। कभी कभी स्कूल में जाते हैं, कोई ले जाते हैं, जैसे कोई जेल में ले गया, कोई स्कूल में ले गया, कोई महिलाओं के साथ, कोई महिलाओं की संस्थाओं में। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी साइड में एक्टिविटीज चलती है। फिर किसी को पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुछ बात करने हो, तो मैं तो वहाँ 24 आवर्स हुई, तो हम आफ्टरनून में ऐसे मिल लेते हैं उनको कि किसी को बात हो। कभी कभार साइकोलॉजिकली या कभी कभार फैमिली पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम होते हैं, वो घर के लोगों को नहीं बात कर सकते। उनको लगता है दीदी तो बाहर से आई है, अपने गांव की, अपने शहर की नहीं है, तो मैं मन खोल के आऊं। तो वो आ जाते हैं, बूढ़े बूढ़े आ जाते हैं, 80 साल के दादाजी आ जाएंगे और आके फपक फपक कर रोते हैं, और अपने बच्चों की जो घर में लड़ाइयां चल रही हैं उसकी बात करके जाते हैं।
मैं सुन लेती हूँ, करना तो कुछ है ही नहीं, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल सुन सकते हैं। अच्छा, गुड लिसनर बनने की प्रैक्टिस यहाँ से मुझे हो रही है कि मैं सुन लेती हूँ, थोड़ी सी बात होता है, शब्द ले लेती हूँ, 1-2 दिन आ जाके फिर वो आना बंद कर देते क्योंकि उनको शांति हो गई। तो मुझे एक बार एक भाई साहब ने पूछा था बॉम्बे में, तब छोटी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, कि शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट अंग कौन सा। तो उस समय अपन तो बोलेंगे ना हार्ट, ब्रेन, अपने दिमाग में तो लीवर। फिर उन्होंने बोला सबसे अगत्य का अंग, गीता याद रखना, शोल्डर्स है। अगर आप आपके कंधे किसी को दे सकते हो तो उससे बड़ा अंग कोई नहीं है। दूसरे अंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अंग अन्यों के लिए उपयोगी है। इसीलिए हमेशा किसी के शोल्डर बनो। बस वो बचपन में किसी ने कहा था, लिंक चलती रही है, कोई भी आ जाए बात कर जाए, सुन लेती हूँ। और एक बात और बताऊं, मुझे एक डॉक्टर ने पूछा था, मेरे डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने पूछा था कि फिर बाद में वो बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं? वो कुछ कह गया, कुछ रो गई, एक लड़की जिसको कॉलेज पढ़ना है, माँ बाप घर में जाने नहीं देते हैं, अपन माँ बाप को बुलाते हैं, समझाते हैं, किसी को सुसाइड करना है और वो सुसाइडिकल केस को अपन धीरे धीरे 2-3 महीने में फोन से बात करते 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 ठीक हो रहा है। ऐसे ऐसे कई किस्से आते हैं, कई अनेक हैं मेरे पास। तो मुझे लगता है कि वो एक जब आता है तो उन्होंने पूछा कि फिर आपको कुछ होता नहीं, आपको स्ट्रेस फील नहीं होता है? नहीं होता है, मैं सही बता रही हूँ आप सबके सामने, मुझे स्ट्रेस फील नहीं होता है। मैं उनकी बात सुन लेती हूँ, मुझे जो सूझता है, प्रकृति जो बुला लेती है, सरस्वती माता कहती है, बोल देती हूँ, बात समापन हो जाती है, मैं उससे से अपने आप को बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये कुदरतन हो रहा है कि मैं वहां नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये काम हो रहा है, किसी को ठीक लगता है। अभी कोरोना काल में बहुत हुआ रमजान, अभी कितने जी लोगों से ऑनलाइन काउंसलिंग चली, कितने लोगों की छोटी मोटी समस्याएं, फोन आया, किसी के घर में 1-2-3 डेथ हो गए तो वो बहुत डिस्टर्ब है। तो बोले दीदी आपसे ही बात करने का मन था, बस मुझे लगता था आपसे बात करेंगे तो हम हल्के हो जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ा, आपने बात कर दिया, बस यही चलता है। जी जी। आनंदोत्सव की आपने बात की तो वो तो आनंद हम सभी ने लूटा है। और हमारे यहाँ गुजरात में होते हैं तो हेतनी हाटड़ी हाँ लेकर आप हाजिर होते हैं। हाँ ट्रेन की हाँ छोटी हाँ, सी हाथ लेकर आप ठीक, उसमें छोटे टपरी, छोटे हाँ बच्चे। जी हाँ हाँ हाँ। तो पेपरमेंट्स ये है वो है, कुछ खट्टा मीठा आपने रख दिया। और बच्चे और हम सब बड़े बुजुर्ग महिलाएं भी जो एंजॉय करते हैं, साथ में जो आनंद आता है, वो आनंद भी हमने सबने एक साथ लूटा है। तो आनंदोत्सव की बात निकली है तो मुझे याद आया है स्वास्थ्योत्सव। स्वा, स्वास्थ्योत्सव में किस प्रकार से आपको यह विचार आया? और अभी तक मुझे ख्याल है तब तब तक 7 स्वास्थ्योत्सव हाँ हो चुके हैं। हाँ 7 हाँ हाँ अलग अलग जगह पे, उसमें कच्छ में भी एक हुआ है। तो हाँ, कच्छ। उसकी बातें अगर करना चाहें। स्वच्छोत्सव की शुरुआत गुना में सबसे पहले कहूँ तो काका जी ने की। काका जी की बहुत इच्छा थी, प्रकाश पाटोदी, कि आप हमें बार बार चींचने की बात करती हो, वहां की बात करती हो, जहां देखे तो वहां की बातें, तो हमें भी घुमा, वो सब लोगों को मिला, कैसे लोग हैं वहां के, हमें भी मिलना है, आप ही जाती हो। ऐसे वैसे लड़ाई हमारी प्यार की चलती थी, नोक झोंक चल रही थी। उसी में से धीरे धीरे ये शुरू हो गया। और फिर गुलशन जी की भी बात चल रही थी, गुना वाले सब खड़े रहते हैं सब सुबह शिविर के बाद, तो सब मिलके, विनीत सेठ, सब बहुत सारे लोग थे, 2-4 बार विजय भाई, विनय विनय बाबू, ये सब करते करते धीरे धीरे शेप आता गया। और पहले चीचनी गए थे, फिर नैनीताल भी 2 बार जाके आए, अरविंदो आश्रम में। इस तरह से 7 बार उत्सव हो चुका है। और वहां सभी प्रदेश में से सबको इनवाइट करते हैं, जिसको भी वो डेट अनुकूल हो वो आ जाते हैं। और जो भी चार्ज वहां के होते हैं, जो आते हैं वो उसका चार्ज पेमेंट भी ले लेते हैं। और इस तरह से जूनागढ़ में भी हुआ, नैनीताल, चींचनी, कच्छ। हाँ मुझे भी लगता है 7 तो हो गए, 7 स्वास्थ्योत्सव हो गए। और स्वास्थ्योत्सव में जो लोग आए हैं उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 7 दिन का भी हुआ है। हाँ जी।
तो इस प्रकार से आपकी मैत्री यात्रा आगे बढ़ती रही है। इसको आपने मैत्री यात्रा ऐसा नाम दिया है, तो उसका कोई विशेष कारण है जिस प्रकार से आपकी मैत्री यात्रा आगे बढ़ती रही है? बस मैं समझती हूँ पूरे विश्व में मित्र से अधिक गहरा कोई संबंध नहीं होता है। मित्र के पास कोई अपेक्षा नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है, मिले तभी भी खुशी, ना मिले तभी भी खुशी। तो मैंने सोचा कि हम अनजानों में घूमने जा रहे हैं, स्कूटर लेके जा रहे हैं। स्कूटर की एक मर्यादा होती है, 50-100 किलोमीटर जाके थोड़ा रुकना है, दो ज्यादा से ज्यादा 125 किलोमीटर जाके नाइट हॉल्ट करना पड़ता है। तो अनजान लोगों के साथ जाएंगे तो क्या बांटेंगे? फिर समझ में आया कि मित्रता तो बांट ही सकते हो। तो फिर उसको नाम भी दे दिया मैत्री यात्रा। और मैत्री यात्रा के नाम पढ़कर कई बार पीछे से कोई गाड़ी जाती है ना, तो वो देख लेगी मैत्री यात्रा, तो आगे आके हाथ करते रोकने को बोलते हैं। फिर पूछते हैं मैत्री यात्रा क्या है, फिर कुछ पूछते हैं। कभी कोई पत्रकार होता है, इंटरव्यू ले लेता है, कोई फोटो ले लेते हैं, दोस्त बन जाते हैं, खाना साथ में खा लेते हैं। तो ये अभी कोरोना काल में हम सब समझ गए, लॉकडाउन के समय परिवार की, मित्रों की कितनी आवश्यकता है। वो इस बार सबसे ज्यादा योग की तो समझ में आई, पर ये भी तो समझ में आया है लोगों को। तो ये मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैत्री यात्रा से हमारा विस्तार हुआ, खुद का विस्तरण हुआ, खुद के अहम का थोड़ा 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 तो छोटा 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 विगलन हुआ। ये मैं अनुभव करती हूँ। तो मुझे लगता है कि विस्तार जो मन का हुआ, शरीर का हुआ, भावों का हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैत्री यात्रा करते हुए। जहां जाती हूँ वहां मैत्री को बांटती हूँ, लेती रहती हूँ। जी दीदी, हम आपकी बात आगे बढ़ाएं उससे हाँ पहले ये आपको थोड़ा विराम भी मिले, उस हेतु से हम इस मैत्री यात्रा के कुछ पड़ावों को देखना पसंद करेंगे, सभी दोस्तों को भी दिखाना भी चाहेंगे कि कुछ किस प्रकार से ये पूरी मैत्री यात्रा आगे बढ़ी है। तो मैं कुछ तस्वीरें उसकी दिखाना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। जी जरूर। रमजान, आपको इजाजत की जरूरत ही नहीं बेटा। जी धन्यवाद दीदी। स्वयं स्वस्थ बनो अभियान के 25 वर्षों की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। आप सभी योग का महत्व और अर्थ तो समझते ही हैं, लेकिन दीदी जो बताती हैं, तन और मन का जुड़ना माने योग है। महर्षि पतंजलि प्रणीत योग को दीदी महत्व देती हैं। अष्टांग योग की बात हम शिविर में समझते हैं। ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की जो बात है, उस तक की यात्रा, यम से लेकर साधना तक की यात्रा यहाँ योग शिविर के माध्यम से हम सब करते हैं। अब की जो लाइफस्टाइल है उसकी थोड़ी बात भी यहाँ की थी, लेकिन यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसे छोड़कर आज जो 21 जून को हम इंटरनेशनल योग दिवस पे एकत्रित हुए हैं, तो अपने इस विधा को, अपनी इस ज्ञान को विश्व समस्त ने स्वीकारा है, उसका एक आनंद भी प्रकट करते हैं। विशेष तौर पर हमें जो देखना है वो ये है कि जिस प्रकार से दीदी ने बताया, स्कूटर से उनकी यात्रा शुरू हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूटर है और उनके साथ हमारे दूसरे संसाधक सभी के जो जुड़े हुए हैं वो भी हैं। तो एवरी बिग जर्नी बिगिन विथ स्मॉल स्टेप, वो हम दीदी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे SSDA के जो फाउंडर हैं दीदी, हम सब जिनको जानते हैं, वो हमारे साथ हमारे सामने हमें दिख रहे हैं। ये जो गाड़ी जिसकी बात भी दीदी ने हमें की, स्कूटर के बाद जो आई, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाती हुई उनकी यात्रा जिस गाड़ी के माध्यम से आगे बढ़ी, वो है दीदी की क्वालिफिकेशंस के संदर्भ में उन्होंने कुछ बातें तो हमें बताई हैं,
लेकिन वो आर्ट्स में भी मास्टर्स डिग्री उन्होंने की है, मास्टर्स इन साइंस ऑफ लिविंग भी है, डिप्लोमा इन योगिक एजुकेशन, डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर और डिप्लोमा इन मैग्नेट थेरेपी, एनडी नेचुरोपैथ हैं वो, और कंटिन्यूसली वो अलग अलग बुक्स मैगजीन्स वगैरह से योग और अन्य विधाओं को सीख रही हैं। ये जो है वो दीदी के योग गुरु हैं। अपने गुरुजी सदाशिव निम्बालकर जी की बात जिन्होंने की थी दीदी ने, उनके साथ कुछ चर्चा विमर्श करते हुए SSBA स्प्रेडिंग अक्रॉस द इंडिया विदाउट एनी टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के दीदी की यह शिविरें चलती रहती हैं, तो यह भी एक सफलता की पाराशीशी है। यहाँ पे कुछ शिविरों की और उनके कुछ कार्यक्रमों की झांकी हमने रखना पसंद किया है। जैसे आपको पता है कि 13 राज्यों में दीदी के शिविर हो चुके हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, उत्तरांचल, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और भी कुछ राज्य जो हैं वहाँ पे ये शिविर लग चुके हैं। जहाँ ज़्यादातर शिविरें हुई हैं, वैसे कुछ प्रदेश जैसे कि गुना शहर में 35 शिविर हो चुके हैं, अशोकनगर में भी 30 शिविर हैं हुए हैं, बचाओ में भी 13 शिविर हो चुके हैं, उमरगांव में 10, शिवपुरी में 10, गंज बासुदा में 8, गांधीधाम में 8, धुलिया में 6। वैसे बहुत सारी जगहों पे बारी बारी से जो ये शिविर लगते हैं वह भी बताता है कि किस प्रकार से लोग योग का महत्व समझते जा रहे हैं। ये डॉक्टर गीता दीदी और दीपक भाई जानी जो कि शिविर का संचालन करते हुए और वज्रासन में बैठे हुए योग का डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ शिविरों की तस्वीरें हैं। पहली शिविर में जहां पुलिस के कर्मी एक जो खड़े हैं बीच में, उससे आपको पता चलेगा कि यह शिविर जो है वो जो जेल में की गई थी उस शिविर की बात यहाँ हो रही है। अन्य जगह पे छात्रों के साथ, ग्राम्य जनों के साथ जो शिविरें लगी हैं उसकी कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो ये सभी तस्वीरें भारत के विभिन्न क्षेत्रों की हैं। सभी शिविरों में आप जो वैविध्य दिख रहे हैं, कुछ जगह पे बच्चे हैं बैठे हैं। दीदी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाते हैं, तो जब थियरी करवाते हैं तब सबको साथ बैठाकर नजदीक लाकर बात करते हैं, और जब प्रैक्टिकल करवाना है तो अपनी अपनी जगह पे जाना है। तो वो दोनों आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए अलग से जो शिविर लगाए गए हैं उनकी भी कुछ तस्वीरें हैं। दीप प्रागट्य की क्षणों को हमने यहाँ कैद कर लिया है। ये महसाना की शिविर रोटरी क्लब महसाना की ओर से गुजरात में जो आयोजित हुई थी उसकी एक तस्वीर है। ये छाबरा राजस्थान में गीता दीदी योग सिखा रहे हैं। हेल्थ अवेयरनेस कैंप एट रायपुर छत्तीसगढ़, जहां महिलाओं को अपने प्रश्नों के संदर्भ में गीता दीदी जो है वो मार्गदर्शित कर रहे हैं। यहाँ आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये कैंप जो है वो अशोकनगर का है, मध्य प्रदेश, जहाँ पर ज्यादातर शिविरें हो चुके हैं। ये हमारे सहसाधक जो हैं गुलशन जी, वो अपना प्रतिभाव देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। गुलशन डावर जी, विद्यार्थियों को भी आप देख सकते हैं। विवेकानंद विद्यालय अशोकनगर में भी हर साल शिविर लगता है छात्रों के लिए। ये मोरबी गुजरात का दृश्य है। ठंडी के दिनों में जैसे इतनी बड़ी संख्या में यह शिविर में महिलाएं जुड़ी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अलग अलग तस्वीरों में योग की अलग अलग मुद्राएं कैप्चर हुई हैं। दीदी सिखाते हुए, दीदी का यह एक तरीका है कि खुद बहुत धीरे धीरे से हमें सिखाती हैं, पर्सनल टीचिंग देते हैं। वो घूमते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे लोग सीखें।
दीदी को हिमालय बहुत पसंद है, तो हिमालय में घूमने गए हैं, तभी वहां पे भी आसरा समुद्रा में वो नजर आ रहे हैं। जैसे उन्हें कच्छ नारी शक्ति अवार्ड और शाकाहार प्रिय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो गुरु महाराज और एवं बड़े जो बुजुर्ग हैं, उनके प्रेरक आशीर्वाद जिनके पास से दीदी को मिले हैं, वैसे मुनि महाराज एवं अन्य सामाजिक कार्यकर जिनके साथ दीदी जुड़े हैं, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज दंताली, संत अमिताभ जी आबू, ये जम्बू विजय जी महाराज साहब और उनके साधु साध्वी भगवान के साथ दीदी बैठे हुए हैं। इन्होंने न केवल योग की शिक्षा दी है, लेकिन समाज सेवा के भी बहुत सारे काम किए हैं। टू हेल्प स्टूडेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन, कितनों को पढ़ाया है। टू गिव हेल्प फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स टू नीडी पर्सन, जो जरूरतमंद है वैसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों में मदद करना। टू हेल्प पुअर पीपल फॉर देयर एग्जिस्टेंस, कुछ ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनको अपना अस्तित्व टिकाना भी मुश्किल होता है, ऐसे लोगों को भी उन्होंने मदद की है। आई कैंप भी उनकी यहाँ से उनकी प्रेरणा से आयोजित हुए हैं। पर्सनल सपोर्ट तो उनका होता ही रहता है, चालू ही रहता है। और P4P पेरेंटिंग फॉर पीस के भी वो एक्टिव मेंबर हैं। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें, जैसे ये आई कैंप जो लगा है उसकी कैरियर गाइडेंस देते हुए दीदी महाराष्ट्र में स्कूल में। ये सोशल वर्क एट आश्रम इरोड माने तमिलनाडु में। ये P4P की एक बैठक के बाद की कुछ क्षणें हैं। सोशल सर्विस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों के साथ कैसे कैसे दीदी जुड़े हुए हैं। ये वंदना कॉन्वेंट स्कूल है गुना की, वहाँ पे बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये इवालिया गाड़ी जिनके साथ दीदी और हम सबके साथ जुड़ते हैं, जिसकी बदौलत मैत्री यात्रा ये जो चल रही है। कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स यहाँ पे मैंने रखी हैं, जिनमें समय समय पे बहुत बार उनका उल्लेख हुआ है। सभी ने उनका योगदान का महत्व समझा है। लेकिन हमने यहाँ पे अलग अलग, देख सकते हैं आप, भारत के विभिन्न भाषाओं में ये न्यूज़पेपर हैं, तो वहीं सब जगह पे दीदी जुड़े हैं। प्रश्न होगा कि हु कैन पार्टिसिपेट इन शिविर, तो दीदी का जवाब रहता है कि 12 वर्ष से बड़े कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे लेकिन स्पेशली ऑर्गेनाइज भी आप कर सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कोई छोटे से शहर में, साधु साध्वी के लिए, कैदियों के लिए भी शिविर होती हैं। कौन कर सकता है यह शिविर, तो रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इनर व्हील क्लब, भारत विकास परिषद, स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्री, सोशल रिलीजियस ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कर सकता है। पर्सनल ऑर्गेनाइजर भी कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मतलब एनीबडी कैन ऑर्गेनाइज दिस शिविर। स्पेशलिटी ऑफ SSDA योग शिविर की ये है कि हर दिन 2 से ढाई घंटे योग की स्पेशल कोचिंग होती है, सिखाया जाता है। पर्सनल मीटिंग होती है, ऑब्जर्वेशन भी वो करते हैं दीदी और उसके हिसाब से सिखाते हैं। लर्निंग थ्रू थियरी एंड प्रैक्टिस बोथ, दोनों करवाते हैं, थियरी भी करवाते हैं, प्रैक्टिस भी करवाते हैं। टीच आसन, बंद, मुद्रा, क्रिया, धारणा एंड ध्यान, तो न केवल एक्सरसाइज करवाते हैं अपितु आसन, बंद वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, मुद्रा, क्रिया, ध्यान तक की बातें। गाइडेंस ऑफ नेचुरोपैथी भी वो देते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का भी मार्गदर्शन उनकी शिविरों में हमें मिलता रहता है। अच्छी सेहत के लिए टिप्स भी मिलते रहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाइक पब्लिक स्पीकिंग या वगैरह वगैरह, उसका भी यहाँ पे निखार आता है। दीदी मोबाइल लाइब्रेरी भी चलाती हैं। पहले दिन, दूसरे दिन हमें वो पुस्तक दे देते हैं पढ़ने के लिए शिविर में, और फिर अंतिम 1-2 दिन बाकी हो तब वो जमा करवाने के होते हैं। स्पेशल टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर भी रहता है, आनंद उत्सव भी होता है। सेम सर्विस
सर्विस टू एवरीवन, वो किसी ने कोई भेदभाव के बिना सबको एक समान सर्विस देते हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इस शिविर की, लेकिन एडिशनल एक्टिविटीज जो दीदी करते हैं वो है स्वास्थ्योत्सव। जैसे दीदी ने बताया वैसे नैनीताल, चिंचनी, 2 बार नैनीताल में, 2 बार चिंचनी में, 1 बार कच्छ, वे कच्छ का टूर भी उसके साथ जोड़ दिया गया था। ट्रैकिंग करते हुए मनाली भी है, 2 बार मनाली का भी हुआ है। यहाँ पे कुछ फीडबैक्स जो हैं शिविरार्थियों के, उसको हमने रखने की कोशिश की है। कुछ गुजराती में है, कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश में रहेंगे। यह डॉक्टर चंद्रिका बा जाडेजा हैं जो लाकड़िया में रहते हैं और कन्या विद्यालय के आचार्य बचाओ में है। ये अन्य 2 मित्र हैं, सुरेश भाई ठक्कर और रेखा बेन ठक्कर। ये जो हैं मिसेस सुरेखा दुर्वे, जो कि महाराष्ट्र से हैं, बोईसर से। उन्होंने अपना अभिप्राय जो है वो यहाँ पे लिख के दिया है। ये मिसेस अपर्णा दास हैं जो कि बोईसर से, महाराष्ट्र से हैं। ये भी कुछ एक्सपीरियंस साझा हमारे साथ किए हैं सुमेधा टिकड़े जी ने। डॉक्टर एस.के. सार साहब जो बचाव से हैं और दीदी के शिविर यहाँ पे लगते रहे हैं उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, रोटरी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, इसके एक समय के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ऐसे हैं हमारे गीता दीदी। गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में दीदी ने उनको सब शिविरें अपनी समर्पित की थी। वैसे 125वीं जन्म जयंती के, विनोबा जी के 125वीं जन्म जयंती के वर्ष पर उनको अपनी सभी शिविरें उन्होंने समर्पित की थी। यहाँ पे एक उसका कार्ड दिखाया गया है। तो दीदी का जो सपना है, बी हेल्दी एंड मेक हेल्दी अदर्स, तो आप भी अगर जोड़ना चाहें तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर गीता जैन के मोबाइल नंबर दिए गए हैं, दीपक भाई जानी के भी 2 मोबाइल नंबर दिए हैं और ईमेल भी दिया गया है। तो उस मोबाइल या ईमेल से आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनका संपर्क कर सकते हैं, अपने यहाँ शिविर ऑर्गेनाइज कर न केवल अपने स्वास्थ्य की अपितु अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए कुछ अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमने कुछ थोड़ी स्लाइड्स के माध्यम से इस बड़ी यात्रा को एक छोटे से रूप में बताने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि आपको वो पसंद आई होगी। धन्यवाद। एक प्रश्न ये भी कहना चाहेंगे कि आज जब योग का महत्व सब लोग इस प्रकार से समझ रहे हैं और थोड़ी जागृत आई है, तो आप आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगी? आप समझते हैं, हर बार हमें कहते भी हैं कि योग दिवस एक दिन मनाने की बात नहीं है, यह तो निरंतर चलती प्रक्रिया है। लेकिन इस संदर्भ में आप संदेश देना चाहें अगर हमारे सभी साधकों को, छात्रों को भी और जुड़े हुए लोगों को, तो क्या देना चाहेंगे? मैं एक सिंपल ये कहती हूँ, प्रतिदिन आहार लेते हो तो प्रतिदिन योग भी चाहिए जी। अब, क्योंकि इतनी ही नियमितता और निरंतरता से चलने वाली एक प्रक्रिया है जो आपको भीतर से बदलती है, आपका रूपांतरण करती है। तो इसीलिए इस पद्धति को आप दवाई के रूप में ना लें कि आज सर दर्द हुआ है तो गोली खाई, कल सर दर्द नहीं है तो हम गोली नहीं खाएंगे। आज कमर में दर्द है, आज कुछ दूसरी कुछ प्रॉब्लम है, 1-2 दिन दवाई खाएंगे, छोड़ देंगे। हमने योग को भी वैसे ही लिया, योग भगाए रोग, दवाई ली, बच गए, आज योग किया। मुझे कभी कभी रमजान बहुत आनंद, हंसी भी आती है, कोई महिला का फोन आ जाता है कि दीदी मेरी कमर में आजकल बहुत दर्द है, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरे योग करती हो? नहीं नहीं, वो तो आप आती हो ना तो शिविर में ही करते हैं। तो फिर हाँ, पर अभी 2-4 दिन से बहुत तकलीफ थी तो फिर से शुरू किया है, 1 आध हफ्ते में आराम मिले तो अच्छा है। यानी कि हमने योग को केवल घुटने मिटाने की दवा ही समझा। इससे बाहर आ जाओ, ये एक भ्रम है।
आप उसको, ये एक सह चिकित्सा है, पूरक चिकित्सा है। दूसरी चिकित्साओं के साथ इसको करते रहो, आपको फर्क हो तो ठीक है, पर शरीर का फर्क नहीं होगा, मन का फर्क होगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा और धीरे धीरे आपकी अध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ेगी। उसके लिए ये राजमार्ग है, आप इसको ये लक्ष्य से करो। यही मेरी कहना है कि केवल बीमारी ठीक करने के लिए, कभी कभी लोग आते हैं। एक बार रंजन, आपने पूछा था ना अभी कि कोई ऐसा किस्सा सुनाइए। एक बार बासोदा में मेरी शिविर थी, तो हम जी शिविर का अगले दिन पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 1 तारीख को शिविर है तो 30 या 31 को पहुंच जाते हैं। शाम को पहुंच गए थे, अपना सामान अनपैक कर रहे थे, तो एक लड़की आ गई और पूछती है, कल आप ही योग कराने वाले हो? हाँ, तो मुझे भी करना है। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजर से फॉर्म भर लेना और आ जाना। नहीं, पर आप मुझे लिख के दो कि आप मेरा वेट कम करवाओगे, मुझे पतला कर दोगे। मैंने कहा माफी चाहती हूँ, आप फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि आप केवल पतला होने के लिए आई हो तो फिर कई विधाएं हैं, वहां जाओ। यहाँ पतले होने के साथ साथ आप ये सोच रही हो कि आप में कुछ रूपांतर होगा, योग आपके लिए है। फिर वो आई या नहीं मुझे याद नहीं है अभी, पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं मिलते हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है। तो मतलब योग को लोगों ने समझा ही इसी तरह है, ये एक भ्रम है, इससे हमें बाहर आना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रमजान अच्छा अभी है, अभी अपन बंद भी करे, नहीं तो लोगों को लगता है कि बहुत दीदी तो कब से बोल ही जा हाँ, रही बस एक अंतिम सवाल कि हाँ अगर हमारे साथ जुड़े हुए या फिर इसके बाद सुनने वाले लोग आपको हाँ शिविर के लिए बुलाना चाहते हो, तो हाँ। वो क्या कर सकते हैं? किस प्रकार से आपका संपर्क करें या फिर कैसे उनको शिविर आयोजित करनी होगी? कुछ नहीं, बस एक बार फोन कर दो, मैसेज भेज दो कि भाई हमें शिविर करवानी है, तो हम आपको थोड़ा गाइड करते हैं कि किस तरह से शिविर ऑर्गेनाइज होता है और कैसे फॉर्म भरते हैं। और वहाँ जो एक्सपेंसेस होता है उसके लिए वो चाहें तो स्टूडेंट से फीस भी ले सकते हैं, वो बता देते हैं। तो वो सारा गाइडलाइंस दे देते हैं। और फिर हमें 2 लोगों के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है। ये सारी चीजें, जिसका भी फोन आता है कहीं भी, कहीं किसी भी जगह से वहां शिविर लगाते, कोई बंधन नहीं है। भारत भर में छोटा गांव हो, कस्बा हो, बड़ा शहर हो, हम पसंद गांव करते हैं, छोटे शहर पसंद करते हैं। पर कभी कभार जैसे आगरा वगैरह ऐसी बड़ी सिटियों में भी शिविर हो जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक बात और मैं मेरी ओर से कहती हूँ, कभी कभार जी मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि आप 25-27 साल से लगातार काम कर रही हो, ना आपका नाम होता है, ना आपकी कीर्ति होती है, ना आपको कोई ज्यादा लोग पहचानते हैं, तो आपको कोई पछतावा नहीं हो रहा है? आपने तो कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, ऐसे लोग पूछते हैं। तो उनको आज जी आपके इस माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरी पहले से यही चाह थी। अगर मेरी चाह ये होती कि मेरा एक नाम बने, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, तो मैं बम्बई में ही काम कर लेती, मैं छोटे छोटे गांव में इसमें भटकती ही नहीं। एक बात ये है। और दूसरी बात है कि मैं पीछे जब 25-30 साल को पीछे ले जाके देखती हूँ, तो मुझे लगता है कई बातें मुझे कर लेनी चाहिए थी, कई मुझे नहीं करनी थी, कुछ निर्णय निश्चय में बदले, कुछ नहीं बदले, तो भी उसका कोई मुझे रंज नहीं है। कभी भी मुझे फील नहीं हुआ है कि मैंने मेरी शक्तियों का अच्छा उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ स्व आनंद के लिए कर रही हूँ और मुझे भरपूर आनंद मिला है। और मेरे सह साधकों ने मुझे भरपूर सम्मान और आदर और प्यार दिया है, जिससे मैं परितृप्त हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। जी दीदी। हम भी आपके साथ पिछले मानो 20 साल से तो मैं भी जुड़ा हूँ, उससे भी जी करीब आगे से हमारे साधक जो भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने निरंतर आपके इस स्वरूप को ही देखा है। प्यार बांटते चलो वाला जो गीत है, इस प्रकार हाँ आप प्यार बांटते रहे हैं और हम सभी ने उस प्यार को महसूस भी किया है जहाँ जहाँ आप गए हैं। अत्तरिया अत्तर ना सौदा ना कीजिए, अत्तरिया अत्तर तो एम नेम दीजिए।
એ ગુણવંત અરે આપણા મકરંદભાઈ જે કહે છે એ આપે जीवी बताव्યું છે, हम आपने वो जी के बताया है। तो इस प्रकार से आपका जीवन भी हमारे लिए प्रेरक है और आपका कार्य तो हमारे जैसे कई लोगों के लिए प्रेरक है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी यात्रा उसके कुछ कुछ पड़ाव, पूरी यात्रा तो निरंतर बहती एक नदी की जैसी है, जिसकी कुछ क्षणों को ही हमने यहाँ पे कुछ बूंदे ही हम अपनी इस छोटी सी हथेली में लेने की हमने कोशिश की है। लेकिन इस संदर्भ में आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ पूरे भारतवर्ष में से जो अभिभावक जुड़े हैं, हमारे साधक जुड़े हुए हैं, वो भी जुड़े और हमारा आपके साथ एक गोष्ठी हुई जिसमें कुछ बातें जो आप कभी भी अपनी बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो आपने कभी ना की हो, ऐसी बातें भी हमने आज आपके पास से उगलवाई हैं। तो उसका भी एक आनंद है अपनी माँ के पास से, अपने गुरुजन के पास से, उनकी बातें सुनने का जो आनंद होता है, वो ना कहें अपने बच्चों को बड़ा करें, उनको आगे करें और फिर वो कोने में रहें। लेकिन आज हमने ठान लिया कि आपकी यह बातें हमने सुननी ही है, तो ये हो पाया। सुबह ही मैंने जैसे आपने आरंभ में बताया प्रेमाग्रह पूर्वक आप लोग को आपको फ़ोन किया, आपने हँसते-खेलते वो सब स्वीकार किया उस बात को और अभी पूरा मिले मिलेगा तभी पता चलेगा कितनी हँसी हूँ मैं। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी कॉलेज की ओर से जहाँ पे भी आपने 2 शिविर यहाँ पे की हैं रापर में, यहाँ पे छात्रालय जो है नीलपर में ग्राम स्वराज, वहाँ पे तो आपकी 5 शिविरें हो चुके हैं। तो वहाँ की भूमि भी आपको आमंत्रित कर रही है, बुला रही है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये कोरोना का काल जो है वो खत्म हो और आप हमारी शिविरें जो हैं वो फिर से शुरू हो जाएँ और आपकी यात्रा वहाँ पे बैठे भी वो रुकी तो नहीं ही है, वो भी वहाँ वहीं से भी शुरू ही है, आगे बढ़ते ही रहे हैं। इन दिनों में भी आपने विनोबा जी के गीता प्रवचन को या फिर उनके प्रसंग को गांधी जी के कुछ बातें मंगल प्रभात में से, ये सब हमारे साथ बाँटा है। तो आप कुछ न कुछ पॉज़िटिव करते रहते हैं, हमारे साथ साझा भी करते रहते हैं अपने अनुभवों को, लिखते रहते हैं, लोगों को लिखवाते रहते हैं, पुस्तकों की प्रीति बढ़ाने का भी काम आपने लॉकडाउन के दरमियान किया, उन वो लिखने लगे। ऐसे-ऐसे कस्बों के साथ और ऐसे-ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, जहाँ से शायद वो पहली बार पढ़े हों, पढ़ने का सोचा भी ना हो वैसे व्यक्ति या प्रकृति को इस प्रकार से देखने की कोशिश ही ना की हो, वैसे व्यक्तियों को आपने प्रकृति की और विद्या की और जीवन की नई तरह की और जो लेके गए हैं, उसके लिए यहाँ पे जुड़े हुए सभी व्यक्ति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते होंगे। तो हम उनको रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद सुनेंगे, कुछ लोगों के साथ बात भी करेंगे। लेकिन मैं अगर पॉसिबल है, तो दीपक भाई जानी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं साधक के तौर पर उनसे कहना चाहूँगा कि ये अगर अपना आनंद प्रकट करें, तो ऑडियो और वीडियो ऑन कर दीपक भाई अगर आप कुछ बात कर सकें, तो उसके साथ फिर हम विराम लेंगे। अ, यह यात्रा के एक महत्वपूर्ण साथी दीपक भाई जानी। में दीदी ने बहुत अच्छी बातें बताई, सारी बातें बताई और काफी पुराने कुछ प्रसंग भी मुझे भी याद आ गए। सही में अच्छा लगा रमजान भाई, आपने आज योग दिन दीदी के साथ बात की। मैं तो अहमदाबाद चुका था उमर गांव से और करीब 3 बजे दीदी का फोन आया कि रमजान की ऐसी इच्छा है कि ऐसा करना है, तो क्या किया जाए। बोला नहीं, रमजान चाहता है और ये अच्छी बात है कि लोगों तक आपकी बात पहुंचे, रमजान की इच्छा है और आप कर रहे, सही में ये करना और मुझे खुशी है। मैं भी जब से स्टार्ट हुआ तब से ज्वाइन किया है मैंने और बहुत अच्छी तरह से रमजान भाई अपने दीदी से सारी बातें निकलवाई और जानकारी लोगों तक पहुंचाई। उसके लिए मैं आपका और लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, दीपक भाई बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ कि आज योग दिन के इस विशेष उपलक्ष्य में गीता दीदी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी योग यात्रा की बातें हमें हमसे साझा की और किस प्रकार से पूरी यात्रा चली है। कुछ पड़ाव ही हमारे सामने आए हैं, लेकिन वे अगर सुंदर हैं इतने,
तो पूरी यात्रा जो है कितनी सुंदर रही होगी, इसका भी हमें यहाँ पे परिचय होता है। तो गीता दीदी, आप इतने कम समय में हमारे साथ जुड़ गए, अपनी बातें की हमारे साथ, तो इसके लिए सरकारी विनयन और वाणिज्य कॉलेज रापर की ओर से और सभी साधकों की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन और आनंद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आप इस प्रकार से हमारे साथ जुड़कर और भी बातें हमारे साथ करें, ऐसी विनती भी करते हैं। बहुत बहुत बेटा धन्यवाद। बेटा आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छा अचानक स्टार्ट कर दिया और कॉलेज की ओर से जो भी हुआ, मेरे सह साधकों से मिलने का एक योग दिन के दिन मौका दिया, इसके लिए मैं भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।